आप ऐसे अपने आसपास बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे जो कि छोटे लेवल पे जो है वो अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं, यानी कि उनके में जो इन्वेस्टमेंट है उनके बिजनेस में वो कहीं ना कहीं 125 करोड़ से नीचे, या फिर जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ से नीचे का टर्नओवर उनका होता है। क्लियर? जो इन्वेस्टमेंट करते हो मशीनरी या फिर जो टेक्नोलॉजी में, वो या तो 125 करोड़ से नीचे होगा, या फिर जो उनका टर्नओवर है सेल करने के बाद जो पूरा उनका जो है आ रहा है रेवेन्यू, वो 500 करोड़ से कम होता है। तो ऐसे टाइप के बिजनेस को हम एमएसएमई के कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम कहते हैं उन्हें। जैसे कि आप लेदर गुड्स से रिलेटेड इंडस्ट्री देखेंगे तो वो क्या है, वो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में आते हैं, जो बेल्ट बना रहे हैं या चमड़े से रिलेटेड जूता उता बना रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से वो लोग जो अलमीरा स्टील से रिलेटेड चीज़ें बना रहे हैं वो भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज में आते हैं। नेचुरल फ्रेग्रेंस जो इत्र वगैरह बनाते हैं वो टाइप के बिजनेस, प्लेसमेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, आजकल जो देखते होंगे कॉलेज से पास होते हैं उनके पास प्लेसमेंट सर्विस के पास जाते हैं और वो जो है बच्चों को प्लेस करवाते हैं। ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज हो गई, खादी मटेरियल से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने वाले हो गए, क्रिच सर्विसेज जहाँ पर बच्चों की डे केयर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड विंग वाला काम हो गया। क्वायर इंडस्ट्री, क्वायर इंडस्ट्री क्या होता है, जो कि एग्रो बेस्ड रूरल इंडस्ट्री होता है, जहाँ पर क्या होता है, जो कोकोनट होता है, हस्क ऑफ कोकोनट से जो है नेचुरल फाइबर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो इंडस्ट्री हो गया। इसी तरीके से जो एक्सरे क्लिनिक्स वगैरह हो गए, जो फर्नीचर और वुड से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, टेलर जो हो गए, पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, बाईसाइकिल के पार्ट्स जो है वो सेल और सर्विस कर रहे हैं, फोटो लैब्स हो गए, स्टेशनरी आइटम हो गए, कॉल सेंटर्स हो गए, रबर प्रोडक्ट वाली कंपनी होगी, एसटीडी एसटीडी बूथ्स हो गए, लॉन्ड्री सर्विसेज हो गई, ऑटो पार्ट और कंपोनेंट के सेल्स कर रहे हो, या फिर सेरेमिक और ग्लास प्रोडक्ट्स जो है सेल करते हो। तो ये सब के सब क्या है, ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज में आते हैं, जहां पर इन्वेस्टमेंट कम होता है और जो टर्नओवर है वो भी कम होता है। क्लियर? तो उनको हम एमएसएमई इंडस्ट्री कहते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज कहते हैं। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो 5.93 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं, जो कि 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देती है। यानी कि इंडिया में माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस 5.93 करोड़ हैं जो कि रजिस्टर्ड है, और यहाँ पर 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है जॉब मिल रही है इन लोगों की वजह से। क्लियर? तो अब बात कर लें कि किस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से इंटरप्राइज माइक्रो है, कौन से स्मॉल है, कौन से मीडियम है। क्लियर? तो डिफरेंट जो है यहाँ पर टेक्निक है, डिफरेंट जो है यहाँ पर मेथड है, पैरामीटर्स हैं, जिसके जरिए आप क्लासीफाई कर सकते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम और इंटरप्राइज को, कि किसको माइक्रो, किसको स्मॉल और किसको मीडियम इंटरप्राइज कहा जाएगा। जैसे कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय वहाँ पर काम कर रहे हैं, या फिर कितना बिजनेस का टर्नओवर है, या फिर कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया गया है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बेसिस पे जो है आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को प्लांट और मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है और टर्नओवर कितना है, उसके बेसिस पे जो है क्लासिफाई करती है कि कितना प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट हुआ है और कितना टर्नओवर आ रहा है इंटरप्राइज का। तो उसके हिसाब से वो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस में कैटेगराइज किए जाएंगे। तो इसके लिए एमएसएमईडी एक्ट 2006 जो है वो बनाया गया है। कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006, जो कि एमएसएमई को डिफाइन करता है। उनके लिए क्रेडिट, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से रिलेटेड जो डिफरेंट स्कीम्स है वो इनके तहत जो है एप्लीकेबल होते हैं। तो ये एक्ट जो है वो अक्टूबर 2006 से जो है ये एप्लीकेबल हुआ था, एमएसएमईडी एक्ट 2006। क्लियर? तो ये जो है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर के बेसिस पे क्लासिफाई करता है एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज को। तो क्लासिफिकेशन क्या है? तो ये जो है अभी 1 अप्रैल 2025 से रिवाइज हुआ है। पहले कुछ और क्लासिफिकेशन था, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से जो यूनियन बजट आया था 2025-26, इसमें जो है एमएसएमई की क्लासिफिकेशन को रिवाइज कर दिया गया है। तो अभी हम यहाँ पर लेटेस्ट देख रहे हैं। तो लेटेस्ट वो इंटरप्राइजेस जहां पर टर्नओवर जो है जिनका 10 करोड़ से कम होगा और जो इन्वेस्टमेंट होगा प्लांट और मशीनरी और इक्विपमेंट में वो 2.5 करोड़ से कम होगा, उसको हम माइक्रो इंटरप्राइज कहेंगे। तो ए माइक्रो इंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 2.5 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज आर नॉन एज माइक्रो इंटरप्राइज। क्लियर? तो वो इंटरप्राइजेज, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पर 2.5 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट होगा प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में और 10 करोड़ से कम का टर्नओवर होगा उनका, तो उसको हम माइक्रो इंटरप्राइज कहेंगे। वहीं पर स्मॉल इंटरप्राइज किसे कहा जाएगा? वो इंटरप्राइजेज जहां पर प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट में 25 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट होगा और उनका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से कम का होगा, तो उसको स्मॉल इंटरप्राइज कहा जाएगा। क्लियर? और वहीं पर मीडियम इंटरप्राइज किसको कहा
कहा जाएगा जहां पर 125 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट होगा प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में, और जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ से कम का होगा तो उनको मीडियम एंटरप्राइज कहा जाएगा। तो ये जो है MSMED एक्ट 2006 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लासिफिकेशन है। किसको माइक्रो कहा जाएगा? जहां पर 2.5 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट और 10 करोड़ से कम का टर्नओवर। स्मॉल एंटरप्राइजेस जहां पर 25 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ से कम का टर्नओवर। और मीडियम एंटरप्राइजेस किसको कहेंगे? जहां पर इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ से कम है और जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ से कम है। तो इसको आप यहाँ पर टेबलर फॉर्म में देखें तो जो बजट आया था 2025-26 में, इसी में जो है इसको रिवाइज किया गया है और जो लिमिट है वो 2.5 टाइम्स से इंक्रीज कर दी गई है इन्वेस्टमेंट की, और जो टर्नओवर है उसको 2 टाइम्स जो है इंक्रीज कर दिया गया है। तो पहले और अभी का हम यहाँ पर दोनों को कंपेयर करें तो देखिए, माइक्रो एंटरप्राइज की बात करें तो पहले 1 करोड़, यानी कि अगर किसी बिजनेस एंटरप्राइज में जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट मशीनरी में वो 1 करोड़ से कम है तो उसको जो है माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाता था। लेकिन अब जो रिवाइज कर दिया गया है उसमें क्या हो गया है कि अगर इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से कम है तो उसको जो है माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाएगा। साथ ही साथ टर्नओवर का पहले 5 करोड़ से कम का टर्नओवर था माइक्रो के लिए, अब जो है वो 10 करोड़ कर दिया गया। 10 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो वो माइक्रो कैटेगरी में आएंगे। क्लियर? इसी तरीके से स्मॉल एंटरप्राइज का पहले जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी वो 10 करोड़ से कम की थी, अब जो है वो इन्वेस्टमेंट रिवाइज करके 25 करोड़ कर दी गई है। वहीं पर टर्नओवर की बात करें तो स्मॉल एंटरप्राइज के लिए टर्नओवर पहले 50 करोड़ थी, अब जो है वो 100 करोड़ से कम की हो गई है। क्लियर? पहले इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 10 करोड़ से कम है तो वो स्मॉल एंटरप्राइज में आएंगे, लेकिन अब जो है उसको रिवाइज करके 25 करोड़ कर दी गई है, यानी कि 2.5 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट है प्लांट मशीनरी में तो वो स्मॉल एंटरप्राइज कहलाएंगे। वहीं पर टर्नओवर जो है पहले 50 करोड़ था, अब 100 करोड़ कर दिया गया है, यानी कि अगर किसी एंटरप्राइज की जो टर्नओवर है वो 10 से 100 करोड़ के बीच में है तो उसको स्मॉल एंटरप्राइज कहा जाएगा। इसी तरीके से मीडियम एंटरप्राइज की बात करें तो पहले इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक का था, अब उसको जो है रिवाइज करके 125 करोड़ कर दिया गया है, यानी कि 25 करोड़ से 125 करोड़ तक जो इन्वेस्टमेंट है तो उसको मीडियम एंटरप्राइज कहा जाएगा। वहीं पर टर्नओवर पहले 250 था, अब उसको 500 करोड़ कर दिया गया, यानी कि 100 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में अगर टर्नओवर हो रहा है किसी एंटरप्राइज का तो वो मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में आएगा। तो यहां पर जो है करंट और रिवाइज्ड ये दोनों ही आप देख सकते हैं। तो करंट का मतलब पुराना और रिवाइज मतलब लेटेस्ट। यहां पर करंट का मतलब है कि अभी तक चल रहा था, अब 2025 1 अप्रैल 2025 से रिवाइज्ड वाला एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर? तो माइक्रो एंटरप्राइज 2.5 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़ से कम का टर्नओवर। स्मॉल एंटरप्राइज 25 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ से कम का टर्नओवर। मीडियम एंटरप्राइज 125 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो उसको जो है मीडियम एंटरप्राइज कहा जाएगा। क्लियर? तो होप आपको ये क्लासिफिकेशन क्लियर होगा। तो MSME जो है ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। अप्रॉक्सीमेटली 29.7% जो है वो टोटल GDP में कंट्रीब्यूट करता है। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इंडिया का उसमें 29.7% का कंट्रीब्यूशन MSME का है। और 2023-24 के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग 45.73% ऑफ इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जो हुआ था वो MSME के प्रोडक्ट्स थे, यानी कि जो बाहर इंडिया से बाहर कंट्री में भेजे जा रहे हैं प्रोडक्ट उसमें 45.73% जो है MSME के प्रोडक्ट्स थे 2023-24 डेटा के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो यानी कि ये MSME जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। एंड दिस सेक्टर हैज 8 सब ग्रुप्स। इन सेक्टर को जो MSME सेक्टर है, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, इनको 8 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, क्वायर, सेरिकल्चर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड पावर लूम्स। तो इन 8 सब ग्रुप्स में जो है ये MSME को डिवाइड किया गया है। क्लियर? बात कर लें कि रोल या फीचर ऑफ MSME कि MSME का रोल क्या है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में ही बात किया कि यहाँ पर जो MSME है उसमें 25 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जब ज़्यादा बिजनेस ओपन होंगे तो बट ऑब्वियसली कि अकेला कोई भी काम नहीं करेगा, उनको और ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी तो लोगों को जॉब मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, लोगों को आय का स्रोत मिल रहा है। प्रोडक्शन, बट ऑब्वियसली बात है अभी आपने टोटल एक्सपोर्ट का देखा 45.73% जो है टोटल जो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से बाहर कंट्री में वो MSME इंडस्ट्री से ही जा रहा है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से ही जा रहा है। तो प्रोडक्शन, यहाँ पर गुड्स जो है प्रोडक्ट्स हो रहे हैं वो अपने लोकल कस्टमर के लिए भी हो रहे हैं, इंडिया के कस्टमर के लिए भी हो रहे हैं और बाहर के कंट्रीज में भी उसको भेजा जा रहा है। इंक्रीज GDP,
जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है और एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल जीडीपी में 29.7% का जो है वो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी जो है इंक्रीज हो रहा है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो गया कि इंडिया के अंदर कितना जो है प्रोडक्शन हो रहा है, क्लियर, टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है। एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन जैसा कि भी हमने बताया कि जो टोटल एक्सपोर्ट है इंडिया का उसमें जो है 45.73 2023-24 डेटा के अकॉर्डिंग जो है 45.73% का जो है एक्सपोर्ट है एमएसएमई प्रोडक्ट का। इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, बट ऑब्वियसली बात है कि नए नए प्रोडक्ट, नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए मार्केटिंग प्रोसेस जो है वो चीजें डेवलप की जा रही हैं, इनोवेशन और डेवलपमेंट हो रहा है। यूटिलाइजिंग रिसोर्स लोकल ऑप्टिमली, अब यहाँ पे होता क्या है कि जो अलग अलग छोटे छोटे मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज ये जो है रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में हर जगह जो है ये ओपन होते हैं। तो वहाँ के जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनका ये सक्सेसफुली जो है वहाँ पर ऑप्टिमली सही तरीके से एफिशिएंटली इफेक्टिवली उन रिसोर्सेज का ये इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे एक इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी का ही विकास हो रहा है या फिर जो है किसी दूसरे स्टेट का विकास हो रहा है, नहीं, हर जगह माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है तो हर जगह के रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, हर जगह का इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रहा है। तो इसकी वजह से बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट भी होता है। डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी, अब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, ग्रोथ हो रहा है तो लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म करने का मौका यहां पर मिलता है। अगर किसी पर्सन के अंदर आइडिया है, किसी के पास आइडिया है तो उसके पास डिफरेंट गवर्नमेंट के स्कीम्स है, उसके जरिए जो है फंड्स इकट्ठा कर सकता है, बैंक से लोन ले सकता है और डिफरेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके जो है वो प्रोडक्ट को बना सकता है। तो एंटरप्रेन्योर कैपेसिटी को डेवलप करने में माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हेल्प करता है। फीडर टू लार्ज इंडस्ट्रीज, एमएसएमई में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं जिसका यूज करके जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो जो है अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, क्लियर। जैसे पैकिंग करना हो गया तो पैकिंग के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इन एमएसएमई के पास आती हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के पास आते हैं। डिलीवर करना है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए बड़ी कंपनीज को तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लोग ही जो है वो प्रोवाइड कराते हैं बड़ी इंडस्ट्रीज को। तो लार्ज इंडस्ट्री को भी जो है ये सपोर्ट करती है कि लार्ज इंडस्ट्री अपना बिजनेस परफॉर्म कर सके। और रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंस, जो हमने अभी बताया कि यहाँ पर क्या होता है कि कुछ स्टेट जो है पीछे रह जाती हैं, कुछ स्टेट जो है आगे कर जा रही हैं जीडीपी के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे। तो अगर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज हर जगह ओपन होंगे तो इससे जो रीजनल इम्बैलेंस है वो घटेगा और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगा, हर जगह पे इक्वली डेवलपमेंट होगा। तो इक्वल तो नहीं हो सकता लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आगे पीछे सभी लोग अपना डेवलपमेंट कर रहे होंगे, अपने स्टेट का, अपने एरिया का जो है वो डेवलपमेंट कर रहे होंगे। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट रोल है एमएसएमई का। एमएसएमई की वजह से टोटल ओवरऑल बात करें तो इकोनॉमी को ग्रो कर रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स जो है प्रोवाइड हो रहे हैं, कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए सर्विसेज जो है मिल रही हैं कस्टमर को, साथ ही साथ जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी मिल रही हैं। इंडिया का जीडीपी ग्रो करता है, एक्सपोर्ट जो है वो बाहर कंट्रीज में भेजा जा रहा है, इनोवेशन और डेवलपमेंट हो रहा है, नए नई टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है, नए नए प्रोडक्ट जो है डेवलप होते हैं, अलग अलग डिजाइन के आपको मार्केट में प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं उसमें भी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज का रोल होता है और ओवरऑल बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट भी होता है इसकी वजह से, जिससे कि सभी स्टेट, सभी एरिया, सभी रूरल एरिया जो है वो डेवलप ग्रो होते हैं। लेकिन एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, बहुत सारी जो है दिक्कतें हैं जो इन इंटरप्राइजेस को फेस करना होता है। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो भी हमने डिस्कस की फाइनेंस की, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास आइडिया तो होता है लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते कि वो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकें, उस आइडिया को लेकर जो है वो बिजनेस रन कर सकें। फाइनेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हालांकि अभी गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च कर रही है जिसके जरिए अगर आपके पास आइडिया है, आप माइक्रो स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेस ओपन करना चाहते हो, बिजनेस रन करना चाहते हो, बिजनेस आपने ओपन कर लिया है, उसको सस्टेन करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो आप जो है गवर्नमेंट से फाइनेंशियल सपोर्ट वहां पर ले सकते हो, बैंक्स के जरिए ले सकते हो। लेकिन नॉर्मली फाइनेंस की प्रॉब्लम अभी भी होती है लोगों को। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन इज द मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द एमएसएमई। दे हैवली डिपेंड ऑन लोकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड आर फ्रीक्वेंटली द विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय द मनी लेंडर्स। तो रूरल एरिया में खासकर क्या होता है कि वहां के लोगों को ज्यादा नॉलेज होती नहीं है बैंक्स की और गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो वो जो आसपास के लोकल फाइनेंसर होते हैं उनसे जो है पैसा उधार ले लेते हैं और जब लोकल फाइनेंसर से वो पैसा उधार लेते हैं तो फिर वो कर्ज में डूब जाते हैं, कर्ज में फंस जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है उनका बिजनेस जो है वो चौपट भी हो जाता है और मनी लेंडर द्वारा वो एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। दीज यूनिट फ्रीक्वेंटली सफर फ्रॉम लैक ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल आइदर ड्यू टू डिलेड पेमेंट ऑफ ड्यूज टू देम और लॉकिंग अप ऑफ देयर कैपिटल इन अनसोल्ड स्टॉक। तो होता क्या है कि भाई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज इतनी
जल्दी तो सेल तो हो नहीं जाएगा कि सारा प्रोडक्ट सेल हो जाए और उनको जो है पैसा मिलना लगे, ठीक है। तो ऐसे केस में ऐसे टाइप के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको वर्किंग कैपिटल जो डेली रूटीन का काम होता है, जो डेली बेसिस का काम होता है, उसको करने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसमें जो है कहीं ना कहीं वो जो है उनके पास नहीं होता, तो जिससे उनका डेली वर्क जो है रुक जाता है, या फिर उन्होंने जो है बहुत सारा प्रोडक्ट बना लिया, अब वो सेल नहीं हो रहा तो पूरा पैसा उनका फंस गया है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स जो है वहां पर उनको देखने को मिलते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज देखने को मिलते हैं। बैंक्स ऑल्सो डू नॉट लेंड मनी विदाउट एडुकेट कोलेट्रल सिक्योरिटी और गारंटीज एंड मार्जिन मनी विच मेनी ऑफ देम आर नॉट इन पोजिशन टू प्रोवाइड। यानी कि होता क्या है कि बैंक्स भी लोन कब देती है, जब आप उसके बदले लोन ले रहे हो, तो जितना भी अमाउंट का लोन ले रहे हो उसके बदले आप कोलेट्रल कुछ रखोगे, उसके बदले आप कुछ जमीन जायदाद के पेपर उनको दोगे, तभी तो बैंक आपको लोन देगी। लोन बैंक को भाई गारंटी चाहिए कि अगर आप नहीं चुका पाए तो आपका पैसा कहाँ से आएगा, कैसे रिकवर किया जाएगा। तो ऐसे में जो ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बंदा है वो जो है अपना बिजनेस ओपन करना चाह रहा है, तो उसको पैसा नहीं मिलता, क्योंकि उसके पास जरूरी नहीं है कि उसके पास वो इतनी जमीन हो या फिर जो है इतना कहीं से वो पैसा अरेंज कर सके, कोलेट्रल वो अरेंज कर सके। तो ऐसे में फाइनेंशियल प्रॉब्लम वहां पर आती है। लेकिन गवर्नमेंट की बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, अगर वो सही प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो उनको स्कीम्स मिलेंगी और उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। क्लियर। वहीं पर दूसरा जो प्रॉब्लम आता है रॉ मटेरियल का आता है। अब रॉ मटेरियल जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए रॉ मटेरियल जरूरी नहीं है कि आपके एरिया में अवेलेबल हो। अगर आपके एरिया में अवेलेबल है तब तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो उस केस में कहीं बाहर से आपको मंगवाना पड़ेगा और वो कॉस्टली भी पड़ता है। तो ये जो है एक प्रॉब्लम है। इफ द required material are not available, they have to compromise on the quality और have to pay a high price to get good quality material। तो ऐसे केस में या तो वो पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे और या फिर जो है उनको रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। तो दोनों ही केस में उनको जो है प्रॉब्लम होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को। देयर बार्गेनिंग पावर इज रिलेटिवली लो ड्यू टू द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ परचेज मेड बाय देम। अब ये छोटे उद्योग होते हैं, छोटे इंटरप्राइज होते हैं, तो वो ज्यादा बार्गेन भी नहीं कर सकते हैं रॉ मटेरियल जो बेच रहा है उससे, क्योंकि ये छोटे उद्योग हैं, कम अमाउंट में इनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो ऐसे में जो है उनको डिस्काउंट या फिर जो है प्राइस में रिडक्शन नहीं मिल पाता है और बार्गेनिंग पावर भी उनकी बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे में रॉ मटेरियल को परचेज करने की भी दिक्कत वहां पर होती है, या तो परचेज ही नहीं कर पाते हैं, परचेज करते तो बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है, और अगर नहीं परचेज करेंगे तो उनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी वो जो है पुअर हो जाती है। क्लियर। वहीं पर नेक्स्ट है मैनेजरियल स्किल। भाई गांव के लोग हैं, जो है कोई भी पर्सन जो अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, तो ऐसे केस में इनके पास मैनेजरियल स्किल की कमी होती है, यानी कि इनके पास मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं होती। जो मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, इन सबसे रिलेटेड फील्ड की नॉलेज इनके पास ज़्यादा नहीं होती है। दिस बिजनेस आर जनरली प्रमोटेड एंड ऑपरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है तो नॉर्मली जो है सिंगल पर्सन या फिर जो फैमिली के लोग हैं वही लोग इसको रन कर रहे होते हैं, और जिनके पास सारी मैनेजरियल स्किल की नॉलेज नहीं होती है, किस तरीके से बिजनेस को रन करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे फाइनेंस को देखना है, एचआर और प्रोडक्शन ऑपरेशन, ये सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है कि वो सही से अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं कर पाते हैं। एट द सेम टाइम दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू अफोर्ड प्रोफेशनल मैनेजर, और उसी साथ ही साथ इनके पास इतना जो है कह लीजिए फंड्स नहीं होता इनिशियल लेवल पे कि जो है वो प्रोफेशनल मैनेजर को हायर करके जो है अपना बिजनेस रन कर सके, क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजर को हायर करने के लिए उनको जो है उस अकॉर्डिंगली सैलरी और बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, तो जो कि इनिशियल लेवल पे इन ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होता है। क्लियर। इसी तरीके से जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज मार्केटिंग की प्रॉब्लम है। मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी को प्रमोट करने का, किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ गुड्स रिक्वायर अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड एंड रिक्वायरमेंट। अब मार्केटिंग आप तभी कर पाओगे जब आपको कस्टमर की नीड, कस्टमर की रिक्वायरमेंट पता होगी, और कस्टमर की नीड, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पता करने के लिए आपको पहले मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, जहां पे फिर से जो है बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होगा, आपको रिसर्चर हायर करना होगा, वो रिसर्च करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जो है आपको डेटा का रिजल्ट देंगे। तो इन मोस्ट केसेस मार्केटिंग इज अ वीकर एरिया ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के केस में मार्केटिंग पुअर होती है। आप ऐसे देखेंगे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उनकी मार्केटिंग हुई नहीं है। क्लियर। उनके छोटे मोटे प्रोडक्ट्स के बारे में की मार्केटिंग आपके पास हुई नहीं है। आप दुकान में जाओगे, आपको कस्टमर जो सेलर है वो आपको प्रोडक्ट दिखाएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा, आप कहोगे नहीं नहीं ये बेकार होगा, हमें दूसरा प्रोडक्ट दीजिए। तो ये होता है कि कई बार मार्केटिंग नहीं हो पाती है। अब बहुत सारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं होती है जो कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है, प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इनकी सेल डाउन रह जाती है। एज मार्केटिंग रिक्वायर ह्यूज अमाउंट, मार्केटिंग में ह्यूज अमाउंट रिक्वायर होता है, तो इस केस में लोग मार्केटिंग करते
करते नहीं हो और ऐसे केस में इनका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सेल नहीं हो पाता है। हालांकि गवर्नमेंट जो है अब इनको प्रमोट करती है, इनकी मार्केटिंग का भी काम जो है वो देखती है, गवर्नमेंट हेल्प करती है मार्केटिंग में। इसी तरीके से क्वालिटी की बात हो गई, तो क्वालिटी की अभी हमने बात बताई। भाई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज हैं, छोटे इंटरप्राइजेज हैं, तो ये लोग ज़्यादा फोकस करते नहीं है क्वालिटी पे, कॉस्ट कट करने के चक्कर में, या फिर रॉ मटेरियल ज़्यादा महंगा है तो इस केस में भी जो है वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा नहीं रखते हैं। तो इस केस में उनको कॉम्पिटिशन ज़्यादा फेस करना पड़ता है। भाई जो कंपनी अच्छी क्वालिटी का दे रही होगी उसका लोग प्रोडक्ट परचेज करेंगे, इनका नहीं करेंगे, तो इस केस में भी कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम है। मेनी एमएसएमईज डू नॉट एडहेयर टू डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, इंस्टेड दे कंसंट्रेट ऑन कटिंग द कॉस्ट एंड कीपिंग द प्राइसेस लो। इनका फोकस किस पे होता है कि कम से कम कॉस्ट रखो, प्राइस कम रखो तो लोग परचेज करेंगे, लेकिन ये क्वालिटी पे फोकस नहीं करते हैं, और जब क्वालिटी फोकस नहीं करेंगे तो कंपटीशन ये फेस नहीं कर पाएंगे। दे डू नॉट हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी रिसर्च एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ द इंडस्ट्री, नॉर डू दे हैव द एक्सपर्टीज टू अपग्रेड टेक्नोलॉजी। तो ना ही इनके पास टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए पैसा होता है, कैपेसिटी होती है, ना ही ये अच्छी क्वालिटी का रिसर्च कर पाते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की तरह, बड़े बड़े कंपनीज की तरह। तो ऐसे केस में इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी पुअर रह जाती है, और ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि क्वालिटी पुअर होगी तो लोग आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे, कर रहे हैं तो आगे चल के छोड़ देंगे, और वो जो अदर ऑप्शंस होंगे या फिर जो अच्छी कंपनी होंगी जो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे उनके पास से स्विच कर जाएंगे कस्टमर, तो इनका सेल डाउन होगा और इनका प्रॉफिट डिक्रीज होगा, और ऐसे में एक टाइम ऐसा आएगा कि इनको अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपना जो एंटरप्राइज हो बंद करना भी पड़ सकता है। वहीं पर नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ड्यू टू लैक ऑफ मार्केटिंग स्किल और लैक ऑफ डिमांड, मेनी फर्म हैव टू ऑपरेट बिलो फुल कैपेसिटी, ड्यू टू विच देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट टेंड टू इंक्रीज। अब जो है कोई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है तो उसकी कैपेसिटी 100 यूनिट बनाने की है, लेकिन उन्होंने मार्केटिंग की ही नहीं, उनके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है ही नहीं, और डिमांड कम है मार्केट में, तो ऐसे केस में वो खाली 10 या 20 ही यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे में पूरा कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और जब पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो उनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगी। तो ग्रेजुअली दिस लीड्स टू सिकनेस एंड क्लोजर ऑफ द बिजनेस, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि बिजनेस जो है प्रॉफिट कम होता चला जाएगा, लॉस में जाएगी, और धीरे धीरे फिर एक टाइम आएगा कि बिजनेस को बंद करना पड़ जाएगा। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो गई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और ये कैपेसिटी यूटिलाइज तभी होगा जब अच्छे से मार्केटिंग होगी, जब डिमांड मार्केट में उनके प्रोडक्ट का होगा, तभी तो फुल यूटिलाइज कर पाएंगे अपनी कैपेसिटी को। 100 यूनिट बना सकते हैं, 100 यूनिट बना पाएंगे। जब डिमांड होगी 100 यूनिट बना सकते हो, लेकिन डिमांड खाली 10 यूनिट की, तो आप 10 यूनिट बनाओगे ना, तो ऐसे में ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होगा, और जब ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगा, लॉस में जाएंगे और बिजनेस जो है वो बंद हो जाता है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ग्लोबल कॉम्पिटिशन, जैसा कि आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि बाहर की कंट्रीज जो है, जो बाहर की कंट्रीज हैं, बाहर अदर कंट्रीज में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी जो है अपना प्रोडक्ट इंडिया में आकर सेल कर सकती हैं। एक तो इंडिया में ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, बड़े छोटे सारे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर अवेलेबल है जो हर टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं, और साथ ही साथ बाहर की कंपनीज भी जो है आकर इंडिया में अपना प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, उनको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन वहां पर फेस करना पड़ता है। दीज इंटरप्राइजेस फेस कॉम्पिटिशन इज नॉट ओनली फ्रॉम मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज बट ऑल्सो फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज विच आर एक्सट्रीमली लार्ज इन टर्म्स ऑफ देयर साइज एंड बिजनेस वॉल्यूम। तो ये भी एक जो है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एमएसएमई के लिए, ग्लोबल कंपटीशन। इंडिया के जो मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ तो फेस करना ही पड़ता है, बाहर की जो कंपनीज हैं उनके साथ भी कंपटीशन को फेस करना पड़ता है एमएसएमई को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थे जो कि एमएसएमई के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। पहला तो फाइनेंस का प्रॉब्लम हो गया, दूसरा रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम हो गया, तीसरा मैनेजरियल स्किल्स का प्रॉब्लम हो गया, यानी एजुकेशन का, मार्केटिंग का, क्वालिटी का, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का, और कंपटीशन का, और खासकर ग्लोबल कंपटीशन का। तो ये जो एमएसएमई है यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए, इनके लिए पॉलिसी बनाने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए, इनको जो है प्रमोट करने के लिए एमएसएमईडी एक्ट 2006 लाया गया। एमएसएमईडी एक्ट यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, एमएसएमईडी यानी कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज को डेवलप करने के लिए जो है एक्ट बनाया गया 2006 में, उसको हम एमएसएमईडी एक्ट कहते हैं। सीक्स टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ दीज इंटरप्राइजेज, यानी कि ये जो एक्ट था, एक इसका मेन मोटिव क्या था कि जो एमएसएमई सेक्टर्स है यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, इनको जो है डेवलप किया जाए, इनको जो है प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, एनहेंस करने के लिए फंड्स प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि इनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े और ये इंटरप्राइजेज जो है अच्छे से रन कर सकें और जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें। तो इसके लिए डिफरेंट स्कीम्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से इस एमएसएमईडी एक्ट के तहत जो है लाया गया। एक अलग से मिनिस्ट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। तो डिफरेंट स्कीम्स जो है उसके द्वारा लॉन्च की गई हैं। डिफरेंट स्कीम्स हैव बीन लॉन्च टू ग्रो
एमएसएमई सेक्टर, बहुत सारे स्कीम्स जो हैं लॉन्च किए गए हैं एमएसएमई सेक्टर को, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर को ग्रो करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए। तो जिसमें से कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वरना बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो एक है इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम, यानी कि यहाँ पर जो स्मॉल लेवल के इंटरप्राइजेज हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर जो है कोऑपरेट करने के लिए, ज्वाइंट मर्जर या एक्विजिशन करने के लिए जो है यहाँ पे कोऑपरेशन दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू 95% ऑफ एयर फेयर एंड स्पेस रेंट फॉर एंटरप्रेन्योर। यानी कि अगर आप एमएसएमई सेक्टर से आते हैं और आपको जो है विदेश में जाना है, फॉरेन में जाना है, ट्रेड फेयर अटेंड करना है, एग्जीबिशन, इंटरनेशनल एग्जीबिशन अटेंड करना है, बायर सेलर मीट में जाना है फॉरेन कंट्रीज में, तो उसमें जो भी आपका एयर फेयर का खर्चा आता है उसका 95% तक जो है आप फाइनेंशियल असिस्टेंट गवर्नमेंट से ले सकते हैं। तो ये जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम है। यानी कि अगर आप सपोज कि आप जो है लखनऊ के किसी छोटे एरिया से आप अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं और आपको किसी इंटरनेशनल जो है फॉरेन कंट्री में जाके कोई एग्जीबिशन अटेंड करना है, तो उसमें जो भी खर्चा आने वाला है उसके लिए जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ से ले सकते हैं इस स्कीम के तहत। ऐसे ही यूनियन बजट 2025-26 में क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो इंटरप्राइज के लिए लॉन्च किया गया। तो जो माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं उनको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, जहां पर वो 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट वो ले सकते हैं। तो ऐसे 10 लाख कार्ड जो है वो तैयार किए जाएंगे 2025-26 बजट के अकॉर्डिंग, जहां पर 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड जो है माइक्रो इंटरप्राइज को दिया जाएगा। और वो इंटरप्राइज जो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे उन्हीं को जो है ये स्कीम का फायदा मिलेगा। इसी तरीके से ए स्कीम फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम वुमेन, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंटरप्रेन्योर्स विल प्रोवाइड टर्म लोन अप टू 2 करोड़ ओवर 5 ईयर। 5 साल तक जो है 2 करोड़ तक का टर्म लोन जो है ऐसे 5 लाख जो फर्स्ट टाइम वुमेन, जो है कि पहली बार जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं वो वुमेन, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाएगा। इसी तरीके से उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, पीएमईजीपी यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्फूर्ति यानी स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर एमएससीज। तो बहुत सारे ऐसे स्कीम है गवर्नमेंट की जो कि रन किए जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हैं वो अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकते हैं, मार्केटिंग सपोर्ट ले सकते हैं। तो अलग अलग जो है स्कीम्स हैं गवर्नमेंट द्वारा रन किए जाते हैं। वहीं पे नेक्स्ट स्कीम है असिस्टेंस टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है लॉन्च करती है। तो उनको सपोर्ट करने के लिए क्या है, ये असिस्टेंस टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है ये स्कीम लॉन्च की गई। इसी तरीके से मार्केटिंग असिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू 95% ऑफ एयर फेयर एंड स्पेस रेंट फॉर एंटरप्रेन्योर, असिस्टेंट टू प्रोवाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड टाइप ऑफ द इंटरप्राइज। यानी कि इंटरप्राइज का क्या साइज है, क्या जो है टाइप है इंटरप्राइज का, उसके बेसिस पे मार्केटिंग के लिए जो है 95% तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है यहाँ पर दिया जाता है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, सीजीटी एमएसएमई, ये जो है अगला स्कीम है। तो यहाँ पर एमएसई है, यानी कि माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज के लिए, मीडियम इंटरप्राइज के लिए ये स्कीम नहीं है। तो क्रेडिट गारंटीड फंड ट्रस्ट है। तो द कॉर्पस ऑफ सीजीटी एमएससी इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय जीओआई एंड सिडबी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो है इस कॉर्पस को मेंटेन किया जाता है। और यहाँ पर कोलेट्रल फ्री लोन जो है अप टू 50 लाख रुपीस जो है इंडिविजुअल एमएससी को दिया जाता है। यानी कि जो इंडिविजुअल माइक्रो या फिर स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनको बिना किसी कोलेट्रल के जो है 50 लाख रुपए तक का लोन आसानी से इस स्कीम के तहत मिल जाता है, जो कि जीओआई और सिडबी द्वारा चलाया जा रहा है। वहीं पे दूसरा है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी, सीएलसीएस फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, यानी कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं अगर वो अपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी को जो है अपग्रेड करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो है उनको इस स्कीम के तहत 15% जो है वहाँ पर कैपिटल या फिर आप जो है फाइनेंशियल सब्सिडी जो है मिल सकती है। लेकिन ये स्कीम क्या है, एमएससी के लिए, यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज के लिए ही ये स्कीम है। तो एम्स एट फैसिलिटिंग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बाय प्रोवाइडिंग 15% अपफ्रंट कैपिटल सब्सिडी टू एमएससी, यहाँ पे माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज के लिए है जो स्कीम है। इसी तरीके से बहुत सारे सर्टिफिकेशन जो है लेना होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट के लिए, जैसे ISO 9000 या फिर ISO 14001। तो इसके सर्टिफिकेशन को लेने में जो खर्चा आता है वो भी जो है गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत जो है रिम्बर्स कर देती है। तो रिम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस फॉर एक्वायरिंग ISO 9000, ISO 14001 HACCP सर्टिफिकेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 75% ऑफ द एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹75,000 इन ईच
ईच केस, यानी कि अगर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो है ISO 9000 का सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करती हैं या फिर ISO 14001 के लिए सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करती हैं, तो उसको सर्टिफिकेशन को लेने में जो भी उनका खर्चा आता है उसका 75% या फिर 75,000 जो भी मिनिमम होगा वो उसको रिम्बर्स कर दिया जाएगा। इसी तरीके से है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि 1955 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसको जो है मैनेजिंग डायरेक्टर और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उसको मैनेज करते हैं। तो ये बनाया गया था टू प्रमोट, एड एंड फॉस्टर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज इन द कंट्री जनरली ऑन कॉमर्शियल बेसिस। तो ये जो है किसके लिए बनाया गया था, जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज को प्रमोट करने के लिए, उनको उनकी ग्रोथ को इंप्रूव करने के लिए। प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सपोर्ट सर्विसेज टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज कैटरिंग टू देयर डिफरेंट रिक्वायरमेंट इन द एरियाज ऑफ रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्ट मार्केटिंग, क्रेडिट रेटिंग, एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो हेल्प करती है डिफरेंट माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को, कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड उनको प्रोक्योर करने में प्रॉब्लम आ रही है या मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, क्रेडिट रेटिंग में इससे इशूज़ हैं या टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना है, तो उन सब चीज़ से रिलेटेड चीज़ों में जो है ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेल्प करती है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को। तो ओवरऑल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस क्या हो गई, ऐसी इंटरप्राइजेस, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, उनको जो है MSME की कैटेगरी में रखा जाता है। माइक्रो वो हो जाती हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है। स्मॉल वो हो जाती हैं जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है और इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है। और मीडियम वो हो जाती हैं जो जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से रुपए से कम है और जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ से कम है। तो MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। तो जब भी कोई पर्सन एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, एक नया बिजनेस सेटअप करता है, आइडिया जनरेट करता है, रिसोर्सेज को अरेंज करता है, उसके बाद एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है जो कि उसके कॉम्पिटिटर से डिफरेंट होता है, अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी से डिफरेंट होता है, तो उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर? तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप वंस ओन बिजनेस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम परसुइंग एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, बी इट एम्प्लॉयमेंट और प्रैक्टिसिंग सम प्रोफेशन। तो जब कोई पर्सन अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, ना कि कहीं जाकर जॉब करेगा या फिर कोई दूसरा प्रोफेशन करता है, वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। क्लियर? एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो पर्सन जो ये काम कर रहा है, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे। एंटरप्रेन्योर कौन हो गया? वो पर्सन हो गया जिसने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, और वो पूरा प्रोसेस जिसके जरिए बिजनेस को, एक नया बिजनेस स्टार्ट किया जाता है खुद का, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। जिसने एक खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट किया उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और जो आउटपुट होता है, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, उस बिजनेस को हम क्या कहते हैं? एंटरप्राइज कहते हैं। द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस दैट इज द बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड एन एंटरप्राइज। क्लियर? तो एंटरप्रेन्योर एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, उस बिजनेस यूनिट को हम एंटरप्राइज कहते हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस है जिसके जरिए इस एंटरप्राइज को सेटअप किया जाता है उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। क्लियर? तो एंटरप्रेन्योरशिप के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे सिस्टमैटिक एक्टिविटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिस्टमैटिक एक्टिविटी। यहां पर ये नहीं होता कि कोई भी आए और बिजनेस स्टार्ट कर देगा, जैसे ही अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। यहां पर पूरा एक स्टेप बाय स्टेप और पर्पसफुल एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है एंटरप्रेन्योरशिप में। जैसे कि पहले आइडिया जनरेट करोगे कि क्या बनाया जाए। क्लियर? कस्टमर की नीड और उसके वांट्स के अकॉर्डिंग पहले एक आइडिया आप जनरेट करोगे, उसके बाद बेस्ट आइडिया को सिलेक्ट करोगे। बहुत मल्टीपल आइडिया आएंगे आपके पास कि ये बना ले, ये बना ले, ये बना ले, तो उसमें से आपको बेस्ट आइडिया सेलेक्ट करना है, ये देखते हुए कि आपके पास उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं है। फिर आप बिजनेस प्लान बनाओगे, बिजनेस प्लान को लेकर जो है बैंक्स के पास जाओगे या फिर जो मनी लेंडर्स हैं उनके पास जाओगे, उनसे जो है पैसा आप अरेंज करोगे। इसी तरीके से अदर रिसोर्सेज हैं, प्लांट मशीनरी हो गई, ये सारी चीज़ें अरेंज करोगे। प्रोटोटाइप डेवलप करोगे, ठीक है, एक मॉडल डेवलप करोगे, उसकी टेस्टिंग करोगे। टेस्टिंग करने के बाद अप्रूवल्स जो भी गवर्नमेंट से चाहिए होंगे वो अप्रूवल भी लोगे, और उसके बाद फिर प्रोडक्ट को बना के जो है आप मार्केट में सेल करते हो। यानी कि एक एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। ऐसे ही नहीं कि बिजनेस अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, आपको डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं और तब जाके एक इंटरप्राइज वो सेटअप होता है। क्लियर? लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंटरप्रेन्योरशिप में, कि यहां पर आप कोई भी प्रोडक्ट बना के नहीं बेच सकते हो। ऐसा प्रोडक्ट ही आपको बनाना है, ऐसा इंटरप्राइज ही आपको सेटअप करना है जो कि लॉ के अकॉर्डिंग हो, जो जिससे किसी को कोई हार्म ना पहुंचे। एंड द पर्पस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज क्रिएशन ऑफ वैल्यू फॉर पर्सनल प्रॉफिट एंड सोशल गेन। और मेन मोटिव क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप का? कि आप यहां पर अपना पर्सनल प्रॉफिट कमाना चाहते हो और साथ ही सोसाइटी को बेनिफिट देना चाहते हो। तो सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा? कि उनके लिए एक प्रोडक्ट मिलेगा,
उनको एक सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, क्लियर, और आपको उसके बदले प्रॉफिट वहां पर अर्न होता है। इनोवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन। अगर कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हो, अगर उसमें कुछ नयापन नहीं है, चाहे वो प्रोडक्ट नया हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी नहीं हो, चाहे वो कोई प्रोसेस नया हो, अगर उसमें कुछ नयापन नहीं है तो वो फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में, क्लियर। तो इनोवेशन वहां पर होना चाहिए, इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू, वहां पर जो है कुछ नया इंट्रोड्यूस किया जाता है, कोई नया प्रोडक्ट, नया मॉडल, नया टेक्नोलॉजी, नया प्रोसेस, नया सर्विस, क्लियर। तो इनोवेशन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई एंटरप्रेन्योरशिप की। इसी तरीके से नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर सारी चीजों को अरेंज किया जाता है। भाई यहां पर पर्सन है, उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो किसी से जो है वो पैसा लेगा, किसी से रॉ मटेरियल लेगा, किसी से जो है वो जमीन लेगा, किसी से मशीनरी लेगा, और सबको जो है एक जगह पे सेटअप करेगा और वहां पर जो है प्रोडक्शन का काम करेगा। तो मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज इनटू अ प्रोडक्टिव एंटरप्राइज और फर्म। तो यहां पर क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, यहां पर डिफरेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एक फर्म, एक एंटरप्राइज क्रिएट किया जाता है जहां पर प्रोडक्शन की एक्टिविटी होती है, जहां पर रॉ मटेरियल से जो है फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं। द नॉलेज अबाउट अवेलेबिलिटी एंड लोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज एज वेल एज द ऑप्टिमम वे टू कंबाइन देम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए, जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है उसको पता होना चाहिए कि कहां पर कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और कैसे उनको कंबाइन करना है, जिससे कि जो है वो एक अच्छा प्रोडक्ट, एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना सके और मार्केट में सेल कर सके, क्लियर। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं सबको ऑर्गेनाइज करना है, सबको अरेंज करना है, सबको कंबाइन करना है, क्लियर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज रिस्क टेकिंग, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एंटरप्रेन्योरशिप में, रिस्क टेकिंग। क्योंकि कोई भी पर्सन है वो रिस्क लेने जा रहा है। भाई वो कोई पर्सन है, उसके पास आइडिया है, अब वो जो है बैंक से लोन लेगा, तो अगर उसका आइडिया फेल हो गया तो रिस्क किसके ऊपर रहेगा, उस पर्सन के ऊपर है। क्योंकि अगर आइडिया फेल हुआ, बिजनेस नहीं चला, तो उसको उतना पैसा भरपाई करना पड़ेगा बैंक को, क्लियर, उसका लॉस हो जाएगा। कोई बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो अपनी वेल सेटल्ड जॉब छोड़ के जो है वो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए चले आते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे में उनको वहां पर रिस्क है कि उन्होंने एक अपना जमा जमाया करियर छोड़ के आकर यहां पर रिस्क लेके वो बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कस्टमर उनके प्रोडक्ट को परचेज करेगा कि नहीं करेगा ये तो बात की बात होती है। तो रिस्क यहां पर रहता है। रिस्क ऑफ क्विटिंग अ वेल इंट्रेंस्ड एंड प्रॉमिसिंग करियर, रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस, कंपटीशन, रिस्क ऑफ गवर्नमेंट लॉ। जैसे कि अभी देख रहे हैं आप यूएसए वाला केस चल रहा है कि टैरिफ वॉर चल रहा है, वहाँ पर लोग जो है अलग अलग चीज़ों पे टैरिफ जो है इंक्रीज किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको नुकसान होता है। भाई टैरिफ बढ़ा दोगे तो यहाँ पर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो है लॉस होने लगेगा, आप अपना प्रोडक्ट वहाँ पर सेल नहीं कर पाओगे, भेज नहीं पाओगे, एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में कॉम्पिटिशन की वजह से, गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन की वजह से बिजनेस फेल हो जाएगा। इसका रिस्क, अपना करियर छोड़ के आए हो, इसका रिस्क, अगर बिजनेस नहीं चला तो करियर भी चला जाएगा। तो बहुत सारे रिस्क होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर को बियर करने पड़ते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होगी कि रिस्क तो बियर करना पड़ेगा अगर आप अपना बिजनेस यहां पर स्टार्ट करते हैं, क्लियर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को समझने से पहले हम समझेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है द पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, टू थिंक, टू क्रिएट न्यू आइडियाज़। कोई भी क्रिएशन हो उसकी शुरुआत जो है एक आइडिया से शुरू होती है। यानी कि आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले आपके माइंड में आइडिया आएगा और उस आइडिया के बेसिस पे जो है फिर आप जो है कोई प्रोडक्ट को क्रिएट करते हो। तो कोई भी क्रिएशन जो है उसकी शुरुआत आइडिया से शुरू होती है। जैसे कि ग्राम बेल ने जो है टेलीफोन को इन्वेंट किया तो सबसे पहले उनके दिमाग में आइडिया आया होगा, उस आइडिया के बेसिस पे उन्होंने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया। लाइट बल्ब, थॉमस एडिसन ने जो है लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया। इसी तरीके से बहुत सारे बुक्स जो है राइटर्स लिखते हैं, अलग अलग राइटर्स, ऑथर्स होते हैं जो कि बुक्स लिखते हैं, तो वो उनके क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, वो उनकी इंटेलेक्चुअलिटी होती है। जैसे कि चेतन भगत का नाम आपने सुना होगा, तो उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी नॉवेल्स जो है वो बुक्स जो है उन्होंने लिखी है। पेंटिंग्स में मोनालिसा की पेंटिंग जो है फेमस है। सॉन्ग्स, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर को देखते होंगे कि जो अलग अलग अपने अपने उनकी क्रिएटिव आइडिया के बेसिस पे लोग जो है अलग अलग म्यूजिक जो है वो जो वहाँ पर क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं और सारे सॉन्ग्स अलग होते हैं, सभी सॉन्ग्स की लिरिक्स, सभी सॉन्ग्स की धुन जो है वो डिफरेंट होती है। यानी कि ये क्या है, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं डिफरेंट पीपल्स की, उनकी इंटेलेक्चुअलिटी है जिसकी बेसिस पे आपको नए नए सॉन्ग्स जो है वहाँ पर सुनने को मिलते हैं। सिंबल्स, नेम, इमेज, डिज़ाइन जो डिफरेंट कंपनीज यूज़ करती हैं, तो अलग अलग ब्रांडेड कंपनीज देखिए तो उनका नाम, उनका लोगो, उनका साइन, उनका कलर कॉम्बिनेशन, सब कुछ क्या होता है वो
डिफरेंट होता है। तो ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन क्रिएटिविटी और ह्यूमन के स्किल्स का प्रोडक्ट है। क्लियर, यानी कि ह्यूमन के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो सोच सकते हैं, वो समझ सकते हैं, उनके अंदर ये क्रिएटिविटी होती है, स्किल होता है जिसका यूज़ करके वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इन्वेंट करते हैं, डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट पेंटिंग, सॉन्ग, सिंबल, ये सब सारी चीज़ें जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ये जो ह्यूमन बीइंग अपना दिमाग यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें क्रिएट कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी कि ह्यूमन माइंड का यूज़ करके जो चीज़ें क्रिएट कर रहा है ह्यूमन, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। आपने कहीं पर कोई ज़मीन खरीदा या फिर कोई आपने फ्लैट परचेज किया या फिर आपने कोई गाड़ी परचेज की, तो उस गाड़ी के, उस ज़मीन, उस फ्लैट के ऑनर कौन हो जाते हैं, आप हो जाते हैं। अब वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर, क्योंकि आपने उसको परचेज कर लिया। तो इसी तरीके से जब आप कोई खुद का माइंड यूज़ करके खुद कुछ नया क्रिएट करते हैं, जैसे कि आपने कोई बुक लिख दी, कोई आपने सॉन्ग क्रिएट किया, कोई आपने सिंबल बना दिया या फिर कोई आपने इन्वेंशन कर दिया, तो वो अब आपकी प्रॉपर्टी हो गई है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जैसे अदर प्रॉपर्टी को जो है आप रेंट पे या फिर उसको किसी और को दे सकते हो या फिर उसको सेल कर सकते हो। जैसे आपने कोई फ्लैट परचेज किया तो आप चाहो तो उसको जो है किसी और को रेंट पे दे सकते हो। आपने कोई खेती की ज़मीन है तो आप उसको लीज पे दे सकते हो किसी को। आपके पास कार है तो आप उसको दूसरे को बेच सकते हो। तो उसी तरीके से इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी जो है आप किसी और को रेंट कर सकते हो, दे सकते हो, बेच सकते हो। जैसे कि आपने कोई बुक लिखी तो उस बुक का कोई कंटेंट अगर कोई और यूज़ करना चाहता है तो वो आपके पास आएगा, वो आपसे जो है आपको पैसे पे करेगा और आपसे राइट लेगा और वो जाके आपके बुक का कंटेंट यूज़ कर सकता है। आपने कोई म्यूज़िक क्रिएट किया, आपने कोई जो है इन्वेंशन किया है, तो उसको अगर यूज़ करना है तो वो आपसे जो है आएगा, परमिशन लेगा, आपको उसके बदले कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करेगा और फिर वो जो है आपकी उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है। क्लियर, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपने अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल, अपने माइंड का यूज़ करके जो भी चीज़ें क्रिएट की है, कोई इन्वेंशन किया है, कोई बुक लिखी, कोई सॉन्ग्स लिखा है, तो वो चीज़ आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे कि फेमस बुक है जंगल बुक, तो जंगल बुक के राइटर कौन है, रुडयार्ड किपलिंग। तो ये जो है जंगल बुक के ऑनर हैं। और अगर किसी को भी जंगल बुक का कंटेंट यूज़ करना होगा तो सबसे पहले रुडयार्ड किपलिंग का वहाँ पर उनको परमिशन लेना पड़ेगा। बिना परमिशन के, बिना ऑथराइजेशन के अगर वो जंगल बुक के कंटेंट को यूज़ करते हैं कहीं पर भी, तो उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इसी तरीके से डिफरेंट ब्रांड के नेम देखते हैं, डिफरेंट ब्रांड के लोगो देखते हैं। जैसे एप्पल हो गया तो एप्पल का लोगो, एप्पल का नाम, तो ये क्या है, ये भी क्या है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से आप म्यूज़िक में देखिए तो IPL जो इंडियन प्रीमियर लीग होता है उसका सिग्नेचर ट्यून जो है, सिग्नेचर म्यूजिक जो है, वो भी क्या है, वो IPL का है। अगर वो कहीं पर भी बजता है तो आप समझ जाते हैं कि हाँ ये क्रिकेट से रिलेटेड ही, IPL के मैच होने वाले हैं। तो ये क्या है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। यानी कि इन्होंने खुद का अपना कुछ क्रिएटिविटी का यूज़ करके जो है उन्होंने खुद का लोगो, खुद का सिंबल, खुद की बुक या फिर खुद का म्यूजिक क्रिएट किया है। क्लियर, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। अब जैसे कि आपने कोई कार परचेज किया या फिर आपने कोई फ्लैट परचेज किया, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आप उसकी रजिस्ट्री करवाते हो, कार का रजिस्ट्रेशन करवाते हो, फ्लैट की रजिस्ट्री करवाते हो ऑफिस में जाकर। तो वहाँ पर वो जो रजिस्ट्री होती है, फिर जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होते हैं, वो प्रूफ होता है कि हाँ अब आप उस कार के या फिर उस फ्लैट के मालिक हैं और आपने उसको पर्टिकुलर रुपए देकर किसी पर्सन से परचेज किया है। यानी कि आपके पास एक प्रूफ होता है कि आप इस कार के मालिक हैं और उस कार को अगर कोई और यूज़ करेगा तो आप उस पर जो है लीगल एक्शन ले सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर ज़मीन फ्लैट के मालिक हो गए हैं, आपने रजिस्ट्री करवा ली है, आपके पास प्रूफ है, और अगर उस फ्लैट को, उस जमीन को कोई और यूज करता है तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे कि आप फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हो, उसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे राइट पाने के लिए, यानी कि ये आप ही का क्रिएटिव स्किल का यूज़ करके आपने कोई बुक लिखी, कोई म्यूज़िक लिखी है, ये आप ही का है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो आपको जो है पेटेंट वाले डिपार्टमेंट में जाना होगा, जैसे ipindia.gov.in है या फिर copyright.gov.in है। तो यहाँ पर जाके आपको अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। और जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो वहाँ पर आपको एक राइट मिल जाता है कि बिना अब आपसे पूछे आपकी बुक, आपका म्यूजिक, आपका सॉन्ग, आपका साइन, सिंबल कोई और यूज नहीं कर सकता है। तो उसी राइट को हम क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यानी कि आपने कोई बुक लिखी, आपने उसको रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो अब जो है उस बुक को आपके बगैर, आपसे बिना परमिशन लिए कोई और यूज नहीं कर सकता है। तो इस राइट को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्लियर, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या हो गया,
आर दी राइट्स गिवन टू पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड, यानी कि जब कोई पर्सन अपने माइंड का, अपने क्रिएटिव स्किल का यूज़ करके कोई क्रिएशन करता है, कोई चीज़ लिखता है, बुक, म्यूजिक, साइन, सिंबल बनाता है, इन्वेंशन करता है, तो उसके लिए जो उसको राइट दिया जाता है उसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहा जाता है। और ये जो राइट होता है ये कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होते हैं। दे यूजली गिव द क्रिएटर एन एक्सक्लूसिव राइट ओवर द यूज ऑफ हिज और हर क्रिएशन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए जो आपको यहाँ पर ये राइट्स दिए जाते हैं, यानी कि परमानेंट नहीं होते हैं। जैसे कि पैटेंट की बात करें, ए पैटेंट प्रोटेक्ट्स एन इन्वेंशन फॉर 20 ईयर्स आफ्टर विच इट कैन बी फ्रीली यूज, यानी कि आपने कोई इन्वेंशन किया और आप उसके लिए पैटेंट लेने जाते हो, तो जब आपको पैटेंट मिलेगा तो उस डेट से 20 साल तक वो सिर्फ आपके पास रहेगा, यानी कि उस पर आपका राइट रहेगा, उसको कोई और बिना आपके परमिशन के यूज नहीं कर सकता है। और जैसे ही 20 साल कंप्लीट होंगे फिर वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, कोई भी उसको जो है यूज कर सकता है। क्लियर। इसी तरीके से द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ अ डिजाइन इज वैलिड फॉर अ 10 ईयर्स विच कैन बी रिन्यूड फॉर फर्दर 5 ईयर्स आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ दिस टर्म, यानी कि अगर आपने कोई डिजाइन, यूनिक डिजाइन क्रिएट किया है, आपने कोई यूनिक डिजाइन क्रिएट किया है, तो उसके लिए भी जो है आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जहां पर आपको 10 साल का राइट मिलेगा, यानी 10 साल तक उस डिजाइन के मालिक आप होंगे। उसके बाद आप चाहे तो 5 साल के लिए एक्स्ट्रा रिन्यू करवा सकते हैं। तो आईपी आर प्रोटेक्टेड थ्रू कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा। तो आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको उसके ऊपर राइट्स लेना है, तो उसके लिए आपको जो है कॉपीराइट, पेटेंट या फिर ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडिया वन कैन अप्लाई टू द अथॉरिटी कंसर्न्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोटेक्शन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो है अथॉरिटी क्रिएट की गई है, मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, वहां पर जाकर आपको जो है इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसके बाद ही जो है आपको पर्टिकुलर राइट्स दिए जाते हैं। IPR enables the creator or owner to earn recognition और financial benefit by using their creation or invention। तो IPR के जरिए क्या होता है कि अगर आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले लिया है, तो अब जो है आपने जो भी चीज़ क्रिएट की है, कोई भी चीज़ इन्वेंट की है, तो आपको उसके लिए रिकॉग्निशन मिलेगा, यानी कि आपका नाम भी होगा, प्लस आपको उसके जरिए फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा। नहीं तो आपने कोई म्यूजिक बनाया, आपने कोई जो है मूवी बनाई और उस मूवी का क्रिएशन कोई और ले लेगा, कोई और उसका जो है फाइनेंशियल बेनिफिट उठा लेगा। लेकिन जब आप IPR कर लेते हो तो उस मूवी का जो राइट होता है वो आपके पास होता है, और उस मूवी को दिखाकर जो भी पैसे मिलेंगे वो उस पर आपका अधिकार होता है। तो रिकॉग्निशन भी मिलेगी कि हाँ ये मूवी आपने बनाई है, और प्लस उसको देखकर जो भी पैसा अर्न होगा उस पैसे पे भी आपका अधिकार होगा। तो डिफरेंट लॉज हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट्स प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट लॉज हैं। जैसे ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है, पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 है जो कि 1 जनवरी 2005 से इफेक्टिव हुआ है, कॉपीराइट के लिए कॉपीराइट एक्ट 1957 है। तो ये जो डिफरेंट लॉज हैं ये इंडिया में हैं, और ये जो है लॉज बनाए गए हैं जिससे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को रेगुलेट किया जा सके, और अगर कोई इसको वायलेट करता है तो उस केस में उसको क्या पनिशमेंट होगी वो भी वहाँ पर जो है इसमें डिसाइड किया जा सकता है। तो दो इंपॉर्टेंट वेबसाइट हैं, ipindia.gov.in एंड copyright.gov.in। ये दो वेबसाइट है जहां पर जाकर आप जो है अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ipindia.gov.in पर आपको डिज़ाइन हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इनके लिए जो है आप वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं पे कॉपीराइट के लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज IPR इंपॉर्टेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस पहली बार जब रिकॉग्नाइज की गई थी वो पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 में हुआ था, और वहीं पर बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क 1886 में हुआ था। यहाँ पर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो इंपॉर्टेंस है उसकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया, और ये दोनों ही जो ट्रीटीज़ हैं इन ट्रीटीज़ को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO जो है वो एडमिनिस्टर करती है। तो पेरिस में कन्वेंशन हुआ जहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन को लेकर इंपॉर्टेंस नीड रिक्वायर हुई, वहीं पर बर्न में कन्वेंशन हुआ जहाँ पर लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क के प्रोटेक्शन के रिक्वायरमेंट को वहाँ पर महसूस किया गया। उसके बाद फिर जो है अलग अलग कंट्री अपने यहाँ पर ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट को लेकर लॉज बनाए, और उन्होंने जो है वहाँ पर अपना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। तो IPR इंपॉर्टेंट है क्यों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि दो इंपॉर्टेंट तो आपने पहले देख लिया कि एक तो रिकॉग्निशन मिलती है, दूसरा फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलता है। तो इट हेल्प्स ऑथर, क्रिएटर, डेवलपर एंड ऑनर्स टू गेट रिकॉग्निशन फॉर देयर वर्क, यानी कि जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो मिल जाता है उनको, तो इससे क्या होता है कि जो ऑथर
ऑथर होते हैं, क्रिएटर होते हैं, डेवलपर होते हैं, उनको रिकॉग्निशन मिलती है ऑल ओवर वर्ल्ड। जैसे कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया। तो अब जो है सब लोग जानते हैं कि ग्राहम बेल है, अगर टेलीफोन का नाम आता है तो ग्राहम बेल का नाम आता है। बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो एडिशन का नाम आता है। क्लियर? तो रिकॉग्निशन मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है फिर बेनिफिट कह लीजिए, इट इंसेंटिवाइज यानी कि प्रोवाइड फाइनेंशियल बेनिफिट टू इन्वेंटर्स, ऑथर्स, क्रिएटर्स एटसेट्रा फॉर देयर वर्क। यानी कि आपने कोई बुक लिखी और वो बुक सेल होगी तो उससे जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट होगा वो आपको मिलेगा। तो बुक लिखी आपने और आप ही को फाइनेंशियल बेनिफिट मिले, इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जरूरी होता है। यानी तो नहीं तो आपने बुक लिखी, उसको कॉपी करके कोई और पब्लिश करके वो पैसा कमा रहा होगा, तो इससे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलता है। तो फाइनेंशियल बेनिफिट आपके काम के लिए आप ही को मिले, इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जरूरी होता है। इट इनकरेज क्रिएशन ऑफ न्यू पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशंस सच एज कैंसर क्योर मेडिसिन। तो जो है आईपीआर आपको मोटिवेट करता है, आईपीआर लोगों को मोटिवेट करता है कि वो नए नए चीजें क्रिएट करें, नए नए इन्वेंशंस करें, जिससे कि उनको फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलेगा और उनका रिकॉग्निशन भी मिलेगा, उनको रिकॉग्निशन भी मिलेगा। क्लियर? तो आईपीआर वहां पर भी इंपॉर्टेंट करता है। IPR facilitates the transfer of technology in the form of foreign direct investment, joint venture and licensing। यानी कि अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है तो आप अपने उस क्रिएटिव आइडियाज़ को या फिर उस इन्वेंशन को आसानी से किसी दूसरे कंट्री में या फिर किसी दूसरी कंपनी को लाइसेंस एज अ लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे KFC, तो KFC के लिए डिफरेंट जगह पर फ्रेंचाइजी प्रोवाइड की जाती है। तो KFC है कहीं और का, लेकिन आप देखेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड वो जो है KFC की फ्रेंचाइजी ओपन है। तो ज्वाइंट वेंचर, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजी करने के लिए, किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आईपीआर की रिक्वायरमेंट वहां पर होती है। यानी कि अगर आपके पास आईपीआर है तो आसानी से आप कहीं और भी उसका यूज कर सकते हैं। जैसे बुक आपने लिखी, बुक का आईपीआर आपके पास है, तो उस बुक पे कोई दूसरा बंदा मूवी बनाना चाहता है तो पहले उसको आपसे परमिशन लेना पड़ेगा और कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देने होंगे, उसके बाद फिर जो है आपके बुक पर वो मूवी बना सकता है। तो बहुत सारे ऐसे मूवीज आप देखते होंगे कि जो कि लिखा होता है कि बेस्ड ऑन दी बुक। तो इस तरीके से आईपीआर जो है डिफरेंट तरीके से वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिया में हम बात करें तो कौन कौन से आईपीआर प्रोवाइडेड हैं? द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया: कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पैटेंट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, डिजाइन, प्लांट वैरायटी एंड सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन। तो ये जो है इतने टाइप के, यानी कि आपके पास 7 टाइप के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं इंडिया में। इन पे जो है आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलता है, इनके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इंडिया में। क्लियर? इनसे अगर आपने कोई भी चीज क्रिएट की है, इन्वेंट की है, तो आप जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसके लिए आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिल जाएगा। तो इन सभी को हम आगे डिस्कस करेंगे। सपोज कि आपने कोई बुक लिखी है या फिर आपने कोई म्यूजिक क्रिएट किया है या फिर आपने जो है कोई मूवी बनाई है या फिर आपने कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया है, तो आपका जो ओरिजिनल वर्क है उस ओरिजिनल वर्क को कोई और कॉपी ना कर ले या फिर आपके ओरिजिनल वर्क का कोई दूसरा जो है उसका यूज करके कोई फाइनेंशियल बेनिफिट ना अर्न करे। यानी कि आपने क्रिएट किया है तो आप ही को उसका फाइनेंशियल बेनिफिट मिले, आप ही के पास उसका राइट रहे। तो इस चीज के लिए कॉपीराइट एक्ट जो है वो डेवलप किया गया था। कॉपीराइट एक्ट 1957 में आया था। तो ये जो कॉपीराइट एक्ट है ये जो है आपको राइट प्रोवाइड करता है कि आपने जो भी बुक, फोटोग्राफ, ऑडियो, रिकॉर्डिंग, वीडियो, स्कल्पचर जो भी आपने क्रिएट किया है उसका राइट आपके पास रहेगा और उसको आपके अलावा कोई और कॉपी नहीं कर सकता है। और अगर किसी और को उसको कॉपी करना होगा, उसको यूज करना होगा, तो वो पहले आपसे परमिशन लेगा और उसके बदले आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी वो देगा। तो कॉपीराइट का मतलब क्या हो गया? कॉपीराइट इज द राइट टू नॉट कॉपी। कॉपीराइट इज द राइट टू नॉट कॉपी, यानी कि आपने कोई बुक लिखी अब और आपने उसकी कॉपीराइट में रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपको कॉपीराइट हो गया, यानी कि अब आपके अलावा उसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता है। ग्रांट्स लीगल राइट टू क्रिएटर फॉर देयर ओरिजिनल वर्क, यानी कि जो क्रिएटर होते हैं जो वीडियो या फिर मूवी या फिर फोटोग्राफ, ऑडियो, बुक या फिर पोएम या फिर स्टोरी उन्होंने लिखी है तो उसके लिए उनको जो है लीगल राइट प्रोवाइड करता है। तो कॉपीराइट कहने का मतलब कि आपकी चीज को, आपके ओरिजिनल वर्क को कोई और कॉपी नहीं कर सकता है, उसको कॉपी करने का राइट आपके पास है। अगर किसी और को कॉपी करना है, उसको यूज करना है तो वो पहले आपसे परमिशन लेगा। तो द राइट इंक्लूड राइट टू कॉपी रिप्रोड्यूस अ वर्क, यानी कि अगर आपने कॉपीराइट ले रखा है किसी भी चीज का, किसी भी राइटिंग, बुक या फिर फोटोग्राफ, ऑडियो, वीडियो का, तो उसको कॉपी करने का या फिर उसको रिप्रोड्यूस करने का राइट आपके पास होगा जिसने कॉपीराइट ले रखा है, जिसका वो ओरिजिनल वर्क है। राइट टू क्रिएट डेरिवेटिव वर्क बेस्ड अपॉन इट, यानी कि उस जो भी आपने क्रिएट किया है, ओरिजिनल वर्क किया है, उससे
रिलेटेड कुछ और भी अगर आपको क्रिएट करना है तो आप जो है उसका राइट भी आपके पास होगा। राइट टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ द वर्क टू द पब्लिक, आपने कोई बुक लिखी तो उस बुक के और ढेर सारी कॉपीज जो है आप पब्लिक में बेच सकते हो, उसका राइट आप ही के पास होगा। एंड राइट टू पब्लिकली डिस्प्ले और परफॉर्म द वर्क, यानी कि जो भी आपने बुक, फोटो, वीडियो जो भी चीज की है उसको पब्लिकली परफॉर्म करने के लिए, उसको पब्लिकली डिस्प्ले करने का राइट भी कॉपीराइट ऑनर के पास होगा। तो कॉपीराइट कहने का मतलब यहां पर जो भी आपका क्रिएटिव वर्क है उसके ऊपर आपका राइट होगा, यानी कि जो क्रिएटर है उसका राइट होगा, उसके अलावा कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता है जब तक कि उसको वो परमिशन ना दिया गया हो। तो इट प्रिवेंट अदर फ्रॉम कॉपिंग, यूजिंग और सेलिंग द वर्क, यानी कि आपने कोई नई चीज क्रिएट की है, कोई ओरिजिनल वर्क आपने किया है तो उसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता, कोई उसको यूज नहीं कर सकता, ना ही कोई उसको सेल कर सकता है अगर आपने कॉपीराइट ले रखा है तो। क्लियर? जैसे कि राइटर रुडयार्ड किपलिंग होल्ड जिन्होंने नोवेल लिखी है द जंगल बुक, जिसमें कि मोगली की स्टोरी वहां पे बताई गई है, तो ये कॉपीराइट है किसके पास? रुडयार्ड किपलिंग के पास। उनके पास इस चीज की कॉपीराइट है, जंगल बुक की कॉपीराइट है। अब उस जंगल बुक को अगर कोई कॉपी करेगा, कोई उसको यूज करेगा, कोई उसको सेल करेगा, तो ये जो रुडयार्ड किपलिंग है ये जो है उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट, कॉपीराइट के अंदर क्या क्या चीजें प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क और ड्रामेटिक वर्क, ये तीन ब्रॉड कैटेगरी हैं जिसके लिए आप कॉपीराइट ले सकते हैं। लिटरेरी वर्क में पैम्पलेट हो गया, ब्रोचर्स हो गए, नोवेल्स हो गए, बुक्स हो गए, पोएम्स हो गए, सॉन्ग लिरिक्स हो गए, कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया, तो ये लिटरेरी वर्क में आते हैं और इनको जो है आप कॉपीराइट करवा सकते हैं। आपने कोई नया ब्रोचर क्रिएट किया है, आपने कोई नया नॉवेल लिखा है, कोई बुक लिखी है, कोई पोएम लिखी है, कोई आपने गाने के बोल लिखे हैं, तो उसका कॉपीराइट आप ले सकते हैं, वो लिटरेरी वर्क में आ जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक वर्क, जैसे कि ड्राइंग, कोई पेंटिंग, कोई स्कल्पचर, कोई आर्किटेक्चरल ड्राइंग, कोई टेक्निकल ड्राइंग, कोई मैप, कोई लोगो आपने क्रिएट किया है, वो ओरिजिनल है, तो उसका कॉपीराइट आप ले सकते हैं। आपके बगैर, आपसे बिना परमिशन लिए कोई और उसको यूज नहीं कर सकता। अगर यूज कर सकता है, यूज करता है तो फिर आप जो है उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं, उससे फाइन चार्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रामेटिक वर्क। ड्रामेटिक वर्क में जैसे कोई डांस हो गया या फिर कोई मीम हो गया, कोई स्क्रीन प्ले, म्यूजिकल वर्क हो गया, साउंड रिकॉर्डिंग हो गया, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स हो गया, तो इसके लिए भी जो है आप कॉपीराइट ले सकते हैं। और कॉपीराइट लेने के बाद आपका जो है उस पर राइट होता है, आप ही उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो, आप ही उसको रीयूज कर सकते हो, आप ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। उसको आपके अलावा कोई भी रिप्रोड्यूस या फिर यूज या फिर सेल नहीं कर सकता है जब तक कि आपसे उसने परमिशन ना ली हो, यानी कि ऑनर जो क्रिएटर होता है उससे परमिशन ना ली हो। तो कॉपीराइट से रिलेटेड जो एक्ट था वो कॉपीराइट एक्ट 1957 है, जो कि जनवरी 1958 से इफेक्ट हुआ था, जनवरी 1958 से एप्लीकेबल हुआ था कॉपीराइट एक्ट 1957। उसके बाद इसको कई बार अमेंडमेंट किया गया, 5 बार अमेंडमेंट्स किए गए, 1983 में, 1984 में, 1992 में, 1994, 1999 एंड 2012। तो अभी जो करंट लेटेस्ट चल रहा है दैट इज कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012। तो कॉपीराइट के लिए आपको copyright.gov.in इस वेबसाइट पे जाना होता है और यहाँ पर जो है आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करके आप यहाँ पर कॉपीराइट ले सकते हैं। तो कॉपीराइट चाहे आपने लिटरेरी वर्क किया हो, आर्टिस्टिक वर्क किया हो या फिर ड्रामेटिक वर्क आपने परफॉर्म किया है, यानी कि बुक लिखी है, पोएम लिखा है, सॉन्ग लिरिक्स लिखा है, कोई पेंटिंग, कोई ड्राइंग, कोई म्यूजिकल वर्क या कोई साउंड रिकॉर्डिंग या फिर डांस आपने क्रिएट किया है, तो उसके ऊपर आप कॉपीराइट ले सकते हैं और उस पर आपका ही राइट होगा। उसको आप जो है यूज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता है जब तक कि वो आपसे परमिशन नहीं लेता है। वैलिडिटी ऑफ कॉपीराइट इन इंडिया। तो कॉपीराइट एक्ट 1957 जो कि लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है 2012 में, जिसको हम द कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012 कहते हैं। तो चैप्टर 5 के सेक्शन 22 से 29 में वैलिडिटी ऑफ कॉपीराइट इन इंडिया के बारे में बताया गया है। तो जनरली जो कॉपीराइट है वो 60 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, यानी कि कोई पर्सन जो है कोई बुक लिखता है तो उस 60 ईयर्स तक जो है वो वैलिड होगा। लेकिन इन द केस ऑफ ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, यानी कि बुक, नॉवेल, पोएम, इस तरीके से कोई लिटरेचर का वर्क है या फिर ड्रामेटिक वर्क है, जैसे कोई प्लेस, कोई कोरियोग्राफी जो है वो कर रहा है, या फिर कोई म्यूजिकल वर्क है या फिर कोई आर्टिस्टिक वर्क है जैसे कि पेंटिंग, ड्राइंग, तो इन केस में वो जो 60 ईयर है वो काउंट होगा ऑथर के डेथ के बाद, यानी कि जो ऑथर है उसकी डेथ के बाद 60 ईयर्स तक जो है वो कॉपीराइट होगा उस ऑथर के नाम पे। क्लियर? तो ओरिजिनल लिटरेरी वर्क हो गया, ड्रामेटिक वर्क हो गया, म्यूजिकल वर्क हो गया, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, तो इस केस में जब ऑथर की डेथ हो जाएगी
उसके 60 साल तक जो है कॉपीराइट उस ऑथर के नाम पे रहेगा। वहीं पे इन द केस ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स यानी कि जो मूवीज देखते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग्स, पोस्ट ह्यूमस पब्लिकेशन यानी कि ऑथर के डेथ के बाद जो है उसका काम जो है पब्लिश हो रहा है, उसका वर्क पब्लिश हो रहा है, या फिर एनोनिमस और सिडोनिमस पब्लिकेशन यानी कि जो कुछ ऐसे पब्लिकेशन होते हैं जहां पर ऑथर अपना नाम नहीं बताते, या फिर सिडोनिमस पब्लिकेशन यानी कि वो कोई अपना नकली नाम रख के जो है वहां पर लोगों के बीच में अपनी पब्लिकेशन को पब्लिश करते हैं। तो उस केस में, और कोई गवर्नमेंट का वर्क है या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है, तो उस केस में, तो इन केस में जिस ईयर पब्लिकेशन हुआ है उसके नेक्स्ट ईयर से, यानी नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग से 60 ईयर काउंट होगा। द 60 ईयर पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। तो सिनेमेटोग्राफ फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग, पोस्ट ह्यूमस पब्लिकेशन, एनोनिमस एंड सिडोनिमस पब्लिकेशन, वर्क ऑफ गवर्नमेंट एंड वर्क ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी केसेस में जिस ईयर पब्लिकेशन हुआ है उसके अगले साल शुरुआत से ही 60 ईयर काउंट होगा। और वहीं पर अगर ओरिजिनल लिटरेरी वर्क है, ड्रामेटिक वर्क है, म्यूजिकल वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है, तो ऑथर का डेथ जिस ईयर हुआ है उसके अगले ईयर के बिगनिंग से ही 60 ईयर काउंट किया जाएगा। तो कुछ केस में ऑथर के डेथ के बाद से 60 ईयर काउंट होता है और कुछ केस में पब्लिकेशन के नेक्स्ट ईयर से 60 ईयर काउंट किया जाता है। तो ये वैलिडिटी या फिर टर्म ऑफ कॉपीराइट है इन इंडिया एज पर द कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012 चैप्टर 5 सेक्शन 22 टू 29। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जब प्रोडक्ट्स को बना लेती है, फिर सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज सर्विस को डिज़ाइन कर लेती है, तो उसके बाद उस सर्विस को पहचानने के लिए, उस प्रोडक्ट को पहचानने के लिए कोई नाम, कोई साइन, कोई सिंबल का यूज़ करती है, तो जिसको हम ब्रांड कहते हैं, या फिर साइन, सिंबल, इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसको हम ब्रांड कहते हैं। और जब यही ब्रांड, जिसके थ्रू हम किसी प्रोडक्ट को पहचानते हैं, किसी कंपनी के प्रोडक्ट को पहचानते हैं, किसी सर्विस को पहचानते हैं, वो चीज़ जब रजिस्टर्ड हो जाती है ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 के तहत, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क कहते हैं। तो ट्रेडमार्क क्या हो गया? वंस ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क इज रजिस्टर्ड एंड लीगलाइज्ड इट बिकम्स ट्रेडमार्क। और ये कहां पे रजिस्टर्ड होता है? ए ब्रांड व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 ट्रीटेड एज अ ट्रेडमार्क। होता क्या है कि आप सपोज करें कि आपने कोई डिजाइन चूज किया, आपने कोई जो है मार्क या फिर कोई सिंबल बनाया और आपका जो है फेमस हो गया। अब उसी को लोग क्या करते हैं, फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉपी करने लग जाते हैं। आप देखते भी होंगे बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड के, सैमसंग के ईयरफोन देख लीजिए, तो ईयरफोन का डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में आता है, आपको लगेगा कि एग्जैक्टली सैमसंग है, लेकिन वो एग्जैक्टली सैमसंग होता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए किसको? कंपनीज को, कि उनका मार्क, उनका लोगो, उनका नाम, उनका सिंबल कोई दूसरा ना यूज कर सके, वो यूनिक रहे। तो इसके लिए क्या होता है? ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 के तहत ये सुविधा दी गई कि आप अपने मार्क को, अपने नाम को रजिस्टर कर लेंगे, तो उसका अगर कोई दूसरा जो है गलत यूज करता है, बिना आपके परमिशन के यूज करता है, तो आप जो है उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो ट्रेडमार्क क्या हो गया? ट्रेडमार्क इज ए ब्रांड और पार्ट ऑफ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन। तो ये क्या है? ब्रांड का ही पार्ट होता है, फिर ब्रांड ही होता है जिसको लीगल प्रोटेक्शन मिला होता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 के तहत वो रजिस्टर्ड होता है। तो ब्रांड, ट्रेडमार्क कुछ अलग नहीं है। देखिए, ट्रेड और मार्क, ट्रेड मतलब कि क्या? बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि ऐसा मार्क, ऐसा साइन, ऐसा सिंबल या ऐसा नाम जिसका यूज आप जो है प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपने बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं, तो वही चीज ट्रेडमार्क हो गई। बस वो रजिस्टर्ड होती है, यानी कहां पे रजिस्टर होती है? ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 में रजिस्टर्ड होती है। तो जो भी ट्रेडमार्क होते होंगे ना, आप देखते होंगे उनके सामने क्या होता है? आर या फिर टीएम लिखा होता है। जैसे आप देख रहे होंगे पिक्चर में, तो मैकडॉनल्ड्स में है क्या? मैकडॉनल्ड्स में आर लिखा होता है। आर यानी कि रजिस्टर्ड, टीएम ट्रेडमार्क, तो ये ट्रेडमार्क हो गया या फिर रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। तो ये ट्रेडमार्क कहलाता है। तो ये क्या होता है? प्रोटेक्ट सेलर्स एक्सक्लूसिव राइट्स टू यूज ब्रांड नेम और मार्क। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने रजिस्टर कर लिया है, तो अब आप उस मार्क को, उस नाम को, उस सिंबल को आप ही यूज कर सकते हो, कोई दूसरा और यूज नहीं कर सकता। अगर बिना आपके परमिशन के यूज करता है तो वो इलीगल होगा और उसके अगेंस्ट आप जो है एक्शन ले सकते हैं। तो ऑल ब्रांड नेम और मार्क्स कैन नॉट बी टर्म्ड एज ट्रेडमार्क, यानी कि सभी ब्रांड नेम या फिर जो ब्रांड मार्क होते हैं उनको हम ट्रेडमार्क नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि वो सभी के सभी रजिस्टर्ड हों। तो जो रजिस्टर्ड होंगे उस ट्रेडमार्क के एक्ट के अकॉर्डिंग वही ट्रेडमार्क कहलाएंगे, और जो है ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1958 के तहत रजिस्टर नहीं होंगे उनको आप ट्रेडमार्क नहीं कहेंगे। तो ट्रेडमार्क क्या हो गया? ए ट्रेडमार्क इज एनी वर्ड, नेम और सिंबल और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, नेम, सिंबल दैट लेट्स अस आइडेंटिफाई द गुड्स मेड बाय एन इंडिविजुअल, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रेडमार्क यानी कि वो मार्क, वो चिन्ह जिससे कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई कंपनी जो है वो ट्रेड कर रहा है, तो उससे उसको पहचाना जा सकता है। क्लियर? तो ये ट्रेडमार्क जो है वो वर्ड हो सकता है, नेम हो सकता है, सिंबल हो सकता है, फिर इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसका यूज करके हम किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन को पहचान सकते हैं।
क्लियर। ए ट्रेडमार्क हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग सिमिलर प्रोडक्ट इन द मार्केट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर। एक ऑर्गेनाइजेशन मोबाइल बना रही है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी मोबाइल बना रहा है, तो अब दोनों मोबाइल को डिस्टिंग्विश करने के लिए ट्रेडमार्क का यूज़ वहाँ पर किया जा सकता है। क्लियर। जैसे कि ओप्पो का लोगो अलग है, वीवो का लोगो अलग है, एप्पल का लोगो अलग है, तो ये ट्रेडमार्क है जिनका यूज़ करके हम सिमिलर प्रोडक्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी नहीं है एज पर ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क हेल्प्स एस्टेब्लिश एक्सक्लूसिव राइट ओवर द मार्क। यानी कि जो लोग ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उससे उस मार्क पर उनका जो है एक्सक्लूसिव राइट हो जाता है, उस मार्क को कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर सजेस्ट किया जाता है कि ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। तो ट्रेडमार्क जो है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल ट्रेडमार्क का मतलब क्या हो गया कि जो कि जनरली होता चला आया है, जिन जिन चीज़ों का रजिस्ट्रेशन पहले ही होता रहा है वो कन्वेंशनल ट्रेडमार्क हो गया। और नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क यानी कि अब जो है नई नई चीज़ों का भी ट्रेडमार्क किया जा रहा है। तो कन्वेंशनल ट्रेडमार्क जैसे कि वर्ड, कलर कॉम्बिनेशन, लेबल, लोगो, पैकेजिंग, शेप ऑफ गुड्स, इन सब का जो है अभी तक हम जो है ट्रेडमार्क करते थे, लेकिन अब नॉन कन्वेंशनल चीज़ों का भी ट्रेडमार्क होने लगा है। जैसे कि साउंड मार्क, जैसे कि आईपीएल का जो म्यूजिक है, डायनेमिक मार्क, या फिर आप देखते होंगे इसके अलावा कुछ स्मेल्स होती हैं, खास स्मेल या फिर कोई खास टेस्ट होता है, उसका भी जो है अब ट्रेडमार्क होने लग गया है। तो ट्रेडमार्क जो है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल यानी कि जो पहले से ही जिसका ट्रेडमार्क होते चला रहा है वो कन्वेंशनल ट्रेडमार्क, और वहीं पर नॉन कन्वेंशनल जहां पर अब नई नई चीज़ों का भी जो है ट्रेडमार्क लिया जा रहा है। हालांकि अभी ये सभी जगह नहीं है, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ में जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज़ में अब जो है साउंड मार्क या फिर स्मेल या फिर टेस्ट का भी जो है वहाँ पर ट्रेडमार्क लिया जा रहा है। पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की तरह ही पेटेंट भी जो है राइट प्रोवाइड करता है इन्वेंशंस के लिए, यूजली ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन। यानी कि आपने कोई नई चीज़ डेवलप की है, कोई नया आइटम क्रिएट किया है, बनाया है, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर राइट दिया जाता है एज पर पेटेंट एक्ट। क्लियर। तो इट प्रोटेक्ट्स द साइंटिफिक इन्वेंशन। जैसे कि आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया या फिर कोई प्रोसेस आपने क्रिएट किया, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर राइट प्रोवाइड करने के लिए पेटेंट का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड द एक्सक्लूसिव राइट टू exclude all other and prevent them for making, using, offering for sale, selling और importing the invention। यानी कि आपने या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, तो अगर आप उसका पेटेंट ले लेते हो तो इससे क्या होगा कि जो बाकी लोग हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। यानी कि बाकी लोग वो जो आपने प्रोडक्ट बनाया है ना ही उसको यूज़ कर सकते हैं, ना ही उसको बना सकते हैं, ना ही उसको सेल करने के लिए ऑफर कर सकते हैं, और ना ही उसको जो है इंपोर्ट करेंगे। क्लियर। तो ये पेटेंट होता है। तो पेटेंट खासकर आपने कुछ नया चीज़ बनाया है, कोई नया प्रोसेस डेवलप किया है, तो उसके लिए यहाँ पर मिलता है। जैसे कि न्यूटन ने देखा कि जो सेब है वो पेड़ से नीचे गिर रहा है और उन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर किया, तो ये पेटेंट नहीं है, इसके लिए आपको पेटेंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये डिस्कवरी है। यहाँ पर पेटेंट किसके लिए मिलता है? इन्वेंशन के लिए। जैसे कि जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं, उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, उन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया, उन्होंने टेलीफोन बनाया, तो इसके लिए उनको जो है पेटेंट वहाँ पर दिया गया। क्लियर। तो डिस्कवरी के लिए जो है पेटेंट नहीं मिलता है, लेकिन हाँ अगर आपने कुछ नया प्रोडक्ट बनाया है, नया प्रोसेस डेवलप किया है, तो उसके लिए आपको पेटेंट मिलेगा। पेटेंट मिलने पर आपके अलावा उस प्रोडक्ट को कोई और नहीं बना सकता है, ना ही कोई उसको यूज़ कर सकता है, ना ही उसको कोई सेल करेगा। तो कोई भी इन्वेंशन को पेटेंट कब किया जा सकता है? तो सबसे पहली चीज़ है कि इट मस्ट बी न्यू, यानी कि वो इन्वेंशन होना चाहिए, वो नया होना चाहिए। इट शुड नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द करंट नॉलेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में ऑलरेडी वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया है, ऐसा बनाया है जो कि वर्ल्ड में पहली बार बना है, तो उसके लिए आपको जो है वहाँ पर पेटेंट मिल जाता है। इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस टू एनी पर्सन हु इज स्किल्ड इन द रेलेवेंट फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस को डेवलप किया गया है, इन्वेंट किया गया है, वो इतना आसान होना चाहिए, इतना नॉन ऑब्वियस नहीं होना चाहिए कि उसको कोई भी बना ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो टफ होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और उसमें काबिलियत होनी चाहिए कि वो सिर्फ आप ही बना सकते हो, कोई और जल्दी उसको आसानी से नहीं बना सकता है। ठीक है, इजी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी कि उस प्रोडक्ट का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज किया जा सके, यानी कि आप उसको मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। तो ऐसा जो है वो इन्वेंशन होना चाहिए। किसी भी इन्वेंशन में अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है, यानी कि वो नया है, वो नॉन ऑब्वियस है, आसान नहीं होता उसको बनाना, और वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसका, तो वो उसको पेटेंट वहां पर गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड कर देती है। अब बात कर लें कि क्या चीज़ पेटेंट नहीं करा सकते हैं, व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड, किसके लिए आपको पेटेंट नहीं मिलेगा।
तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉरिकल्चर, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रेडिशनल नॉलेज, इंक्रीमेंटल इन्वेंशन विदाउट इंक्रीज इन एफिकेसी एंड इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी आर सम ऑफ द इन्वेंशन नॉट पेटेंटेबल अंडर सेक्शन 3 and 4 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970। यानी कि पेटेंट एक्ट 1970 के तहत सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में बताया गया है कि कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आपको पेटेंट नहीं दिया जा सकता। आप सपोज कि आप मेथड ऑफ एग्रीकल्चर के लिए पेटेंट लेने चले गए, तो वहाँ पर आपको जो है 20 साल तक अगर पेटेंट दे दिया गया तो उस मेथड को कोई और यूज ही नहीं कर पाएगा। तो भाई अगर आपने वो मेथड डिस्कवर किया है, इन्वेंट किया है, तो वो मेथड जो है सभी के लिए होना चाहिए, जिससे कि सब लोग उसको यूज करके ज़्यादा क्रॉप जो है वहाँ पर ग्रो करें। तो ऐसी चीज़ों के लिए, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको पेटेंट नहीं मिलेगा, जो कि सोशल वेलफेयर के लिए, खासकर ऐसा चीज़ जो कि सोशल वेलफेयर के लिए है, या फिर उससे जो है सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस पर जल्दी से आसानी से आपको पेटेंट नहीं मिलता है। नॉर्मली जब कोई पेटेंट ले लेता है तो उसको जो है 20 ईयर्स के लिए राइट्स वहाँ पर मिल जाते हैं। ए पेटेंट ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट टू द इन्वेंटर फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। किसी भी इन्वेंशन के लिए आपको पेटेंट मिल गया तो 20 साल तक आपका उस पर जो है राइट रहेगा। इन्वेंटर ही उसको जो है क्रिएट करेगा, उसको जो है डेवलप करेगा, उसको यूज करेगा। कोई और जो है उसको ना ही सेल कर सकता है, ना ही बना सकता है। क्लियर? तो पेटेंट के लिए जो है आपको ipindia.gov.in की वेबसाइट पर ही जाना होता है, और यहाँ पर जो है आप जाकर आप पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ट्रेडमार्क के लिए भी जो है आपको इसी वेबसाइट पर जाना होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ट्रेडमार्क है और जो पेटेंट है, ये दोनों क्या हैं? ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए हैं, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है। वहीं पर जो कॉपीराइट है वो किससे रिलेटेड है? वो आपने कोई बुक लिखी, आर्टिस्टिक वर्क किया है, ड्रामेटिक वर्क किया है, या फिर लिटरेरी वर्क परफॉर्म किया है, तो वहाँ पर आपको कॉपीराइट जो है वहाँ पर मिलता है। बाकी जो ट्रेडमार्क है और पेटेंट है, डिज़ाइन है, ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है। तो होप आपको क्लियर होगा कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट क्या होता है। आपसे पूछा जाए कि शादियों के लिए सबसे अच्छी सिल्क साड़ी कौन सी होगी, फिर आपके जानने वाले यही आपको बताएंगे कि बनारसी साड़ी आप जो है सिल्क के लिए बनारसी साड़ी लीजिए, या फिर कांजीवरम साड़ी लीजिए, या फिर मैसूर की सिल्क साड़ी आप ले सकते हैं। यानी इन 3 जगहों की जो साड़ी है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसका डिज़ाइन, उसका कलर जो है वो अच्छा होता है। क्लियर? तो बनारसी साड़ी, कांचीपुरम साड़ी या फिर मैसूर की साड़ी, ये फेमस है उनकी क्वालिटी, उनके डिज़ाइन, उनके कलर के लिए। इसी तरीके से चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए लखनऊ की चिकन एम्ब्रॉयडरी जो है वो फेमस है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि शॉल कहाँ का अच्छा है, कौन सी शॉल अच्छी होती है, तो आपके मुंह से नाम निकलेगा कश्मीरी शॉल। कश्मीरी शॉल, जिसको हम पश्मीना शॉल भी कहते हैं। तो पश्मीना शॉल्स आर स्पेशल फॉर देयर लग्जरियस सॉफ्टनेस, वार्मथ एंड एग्जीक्यूट क्राफ्टमैनशिप स्टेमिंग फ्रॉम द फाइन कश्मीरी वुल यूज्ड टू क्रिएट देम एंड द ट्रेडिशनल हैंड वेविंग टेक्निक पास डाउन थ्रू जनरेशन। तो जो कश्मीरी शॉल है, जो कि पश्मीना शॉल के नाम से जाना जाता है, उसमें कश्मीरी वूल का इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ जो है उसमें ट्रेडिशनल हैंड वेविंग का टेक्निक का यूज़ करके जो उसको बनाया जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही गर्म करता है, बहुत ही पतला भी होता है। तो ये कश्मीरी शॉल की खासियत है। क्लियर? तो ये जो अलग अलग जगहों पे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उनकी जो खासियत है, उनकी जो क्वालिटी, उनकी जो डिज़ाइन है, उनकी जो कलर है, उसको जो है प्रोटेक्शन देने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेकर आया गया है। तो यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत क्या होता है कि जिस भी ज्योग्राफी में, जिस भी एरिया में जो सामान बहुत अच्छा बनाया जा रहा है, उसको जो है वहाँ पर जीआई दिया जाता है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। तो ये एक साइन होता है, सिंबल होता है, जो कि वहाँ के प्रोडक्ट पर लगाया जाता है, जिससे कि ये पता चलता है कि ये प्रोडक्ट उस जगह से बनाया गया है। अब आपको कोई भी सिल्क साड़ी दे देगा तो आप नहीं लोगे, लेकिन अगर बनारसी साड़ी, अगर आपको बनारसी सिल्क साड़ी कोई देगा तो आप उसको जो है लोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हाँ ये बनारस की साड़ी है और ये जो है अच्छी क्वालिटी की होगी, अच्छे डिजाइन का होगा, अच्छे कलर का होगा। इसी तरीके से कोई भी शॉल दे आपको तो आप शायद ना लो, लेकिन अगर आपको बताया जाए कि ये कश्मीरी शॉल है, ये देखिए इस पे नाम है, इस पे सिंबल लगा हुआ है जीआई का, तो आप जो है उसको परचेज करोगे। यानी कि किसी जगह की खास प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रॉपर्टी राइट जो है ये लाया गया है। क्लियर? तो ये क्या हो गया? ए जीआई यानी कि ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज अ नेम और साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन एंड पजेस क्वालिटीज और अ रेपुटेशन दैट आर ड्यू टू देयर ऑरिजिन। अब कहीं का भी शॉल लो तो इससे आपको जो है उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कश्मीरी शॉल लोगे तो हाँ वहाँ पे आपको जो है उसका पता रहेगा कि हाँ उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी रेपुटेशन अच्छी है। कश्मीर की शॉल है तो वो अच्छा वर्क करेगा। क्लियर? तो जैसे आप होते हो ना कि प्रोडक्ट परचेज करते हो तो कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए तो शायद आपको जो उतना ट्रस्ट नहीं लेगा, लेकिन अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट लेते हो तो आपको एक ट्रस्ट होता है कि हाँ ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ये अच्छा वर्क करेगा। क्लियर? तो यही चीज होता है। वहीं पर चाइनीज प्रोडक्ट लेंगे तो शायद आपको डाउट रहेगा कि पता नहीं कब खराब हो जाए, लेकिन ब्रांडेड प्रोडक्ट लोगे तो आपको एक ट्रस्ट रहता है कि हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा काम करेगा। तो इसी तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट जो अलग अलग जगहों पर बनते हैं, उनकी क्वालिटी को, उनकी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के
लिए ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है ये लाया गया। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या हो गया, एक नेम, एक साइन होता है जो कि वहां पर बने हुए प्रोडक्ट के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन से ये प्रोडक्ट आया है और इसके अंदर ये क्वालिटीज होंगी, ये जो है उसका रेपुटेशन होगा। तो बनारसी साड़ी यानी अच्छी क्वालिटी की साड़ी, जो कश्मीरी शॉल यानी कि अच्छी क्वालिटी के जो शॉल वहां पर बनते हैं। तो इट इज इसेंशियली अ लेबल दैट इंडिकेट द ऑथेंटिसिटी एंड डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ अ प्रोडक्ट टाइड टू इट्स प्लेस ऑफ ऑरिजिन। तो जीआई की वजह से ही क्या होता है कि आप कोई प्रोडक्ट ऑथेंटिक है कि नहीं है ये पता चलता है। अगर उस पर जीआई टैग लगा होगा, शॉल है उस पर जीआई टैग लगा हुआ है कश्मीर का, तो यानी कि वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, वो कश्मीरी शॉल ही है और उसको जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कश्मीर से आया हुआ है। तो जीआई इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन गिवन टू प्रोडक्ट विथ अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ऑरिजिन दैट हैव यूनिक क्वालिटीज और अ रेपुटेशन ड्यू टू दैट ऑरिजिन। यानी कि वो कश्मीर में बन के आई है, कश्मीर से बन के आई है, इसलिए उसकी अच्छी क्वालिटी होगी और इसी चीज को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए ये जीआई जो है इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि ये एक तरीके का नेम होता है, सिंबल होता है, टैग होता है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये इस पर्टिकुलर ऑरिजिन से, इस पर्टिकुलर रीजन से वो आया है। क्लियर। तो ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज प्राइमरली एन इंडिकेशन विच आइडेंटिफाई एग्रीकल्चर, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेफिनेट जियोग्राफिकल टेरिटरी। क्लियर। तो जीआई जो है किसको इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, नेचुरल प्रोडक्ट हो गया या फिर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल गुड, फूड स्टफ, इन सबको जो है इंडिकेट करने के लिए कि पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से ही आए हैं, इसके लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है इस्तेमाल किया जाता है। वेयर अ गिवन क्वालिटी, रेपुटेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसेंशियली एट्रीब्यूटेबल टू इट्स जियोग्राफिकल रीजन। कश्मीरी शॉल यानी अच्छी क्वालिटी का शॉल। क्लियर। लखनऊ की चिकन एम्ब्रॉयडरी है यानी अच्छी एम्ब्रॉयडरी होगी। बनारसी सिल्क साड़ी यानी कि अच्छी क्वालिटी की साड़ी होगी। क्लियर। तो ये जो है इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो जीआई आर पार्ट ऑफ आवर कलेक्टिव एंड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड प्रमोटेड। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे हैंडीक्राफ्ट होते हैं जो कि पर्टिकुलर एरिया में ही बनाए जाते हैं, तो वहां के ट्रेडिशन को, वहां की हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन बहुत जरूरी है, जिससे क्या होता है कि इससे एक पहचान मिल जाती है उस एरिया के प्रोडक्ट को। क्लियर। इससे क्या होगा कि वहां के लोग जो वो प्रोडक्ट बना रहे होंगे उनको भी जो है इनकम का एक सोर्स मिलता है, क्योंकि लोग उनके ही प्रोडक्ट परचेज करेंगे। अब कश्मीरी सॉल है, फेमस सॉल है, तो लोग कश्मीर का सॉल परचेज करेंगे, तो कश्मीर के जो लोकल मार्केट है उसको बढ़ावा मिलेगा। कश्मीर के लोग जो बना रहे हैं कश्मीरी सॉल, उनको जो है इनकम का एक सोर्स मिलेगा, उनकी इनकम इंक्रीज होगी। क्लियर। इकोनॉमी अच्छी होगी। तो नागा मिर्चा है, नागालैंड का मिर्चा जो होता है, मिजो चिली है, बस्तर का ढोकरा है, वारली पेंटिंग है, दार्जिलिंग की टी है, कांगड़ा पेंटिंग है, नागपुर ऑरेंज है, बनारस का ब्रोकेड और साड़ी है, कश्मीरी की पश्मीना शॉल है। ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं जीआई के, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन के। तो ये क्या है, ये कंज्यूमर को सजेस्ट करते हैं दैट द प्रोडक्ट विल हैव अ पर्टिकुलर क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे में वैल्यू। तो जीआई अगर लगा होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट कहां से है और आप जो है समझ जाओगे कि हाँ ये प्रोडक्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा। क्लियर। तो गुड्स प्रोटेक्टेड एंड रजिस्टर्ड एज जीआई आर कैटेगराइज्ड इनटू 5 कैटेगरी। तो 5 कैटेगरी में नॉर्मली जो है जो गुड्स जीआई के अंदर रजिस्टर होते हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि बासमती राइस, ये पंजाब हरियाणा वहाँ की जो बासमती राइस है उनको जीआई टैग मिला हुआ है। इसी तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट में बात करें तो जैसे कि मकराना मार्बल है, इसको जो है जीआई टैग मिला हुआ है। क्लियर। हैंडीक्राफ्ट में बात करें तो मधुबनी की जो पेंटिंग हो गई, मैसूर का सिल्क हो गया, बनारसी सिल्क हो गया, ये सब हैंडीक्राफ्ट जीआई होते हैं। इसी तरीके से मैन्युफैक्चर गुड्स को जीआई मिलता है, जैसे कि अर्नामुला कन्नड़ी, ये मेटल मिरर होता है, कोंदापल्ली का टॉयज आंध्र प्रदेश में है, तो ये इसको जीआई टैग मिलेगा। इसी तरह फूड स्टफ की बात करें तो त्रिपति का लड्डू हो गया, बीकानेरी का भुजिया हो गया, उड़ीसा का रसगुल्ला हो गया, इनको इस फूड स्टफ को जो है जीआई टैग मिला हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे आइटम्स है, अलग अलग आइटम्स है जिनको जीआई टैग मिला हुआ है और जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये प्रोडक्ट कौन से जियोग्राफिकल रीजन से बना है और वो अच्छी क्वालिटी का होगा। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन गिवन टू प्रोडक्ट विथ अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन। क्लियर। तो पर्पज क्या है जीआई टैग का, जीआई टैग क्यों दिया जाता है? तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जीआई टैग इज टू प्रिजर्व द डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एसोसिएटेड विथ अ स्पेसिफिक रीजन। तो सबसे पहली चीज कि प्रोडक्ट की आइडेंटिटी को जो है वहां पर जो है प्रिजर्व करना।
जैसे कि पश्मीना शॉल है, तो पश्मीना शॉल कश्मीर का है, कश्मीर से ही पश्मीना शॉल बन के आती है। अब कोई और एरिया वाले पश्मीना शॉल बनाकर ना बेचने लगे, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कश्मीरी शॉल, जो पश्मीना शॉल है वो कश्मीर को जीआई टैग दे दिया गया है। क्लियर। इसी तरीके से ऑथेंटिसिटी, यानी ये पश्मीना शॉल कश्मीर से ही बन के आई है, उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए जो है जीआई टैग जो है ये दिया जाता है। इकोनॉमिक बेनिफिट, भाई इससे क्या होगा कि जब जीआई टैग मिल जाएगा तो पर्टिकुलर एरिया के लोग ही उस प्रोडक्ट को बनाएंगे और सेल करेंगे, तो इससे इकोनॉमिक बेनिफिट वहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनकी जो है इकोनॉमी सेफ गार्ड होगी और उनका प्रोडक्ट कोई दूसरा इमिटेट नहीं करेगा। कंज्यूमर को एक ट्रस्ट मिलता है इससे कि हाँ, उनको पता चल जाता है कि हाँ ये यहाँ का प्रोडक्ट है। क्लियर। असिस्टिंग कंज्यूमर इन रिकॉग्नाइजिंग ऑथेंटिक प्रोडक्ट दैट पजेस डिस्टिंक्टिव क्वालिटी। इसी तरीके से प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, हेरिटेज भी जो है वो प्रिजर्व होगी जीआई टैग मिलने से। ये हो जाता है कि ये प्रोडक्ट वहीं का है। इसी तरीके से लीगल प्रोटेक्शन जो है यहाँ पर जीआई टैग के जरिए मिल जाता है। तो ये बेनिफिट हो गए, यानी कि ये पर्पज है जीआई टैग का, जिससे कि जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है किसी प्रोडक्ट की, किसी ज्योग्राफिकल एरिया की, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को जो है क्लेरिफाई किया जा सके, इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वहाँ के लोगों को पहुँचाया जा सके, कंज्यूमर के अंदर ट्रस्ट बिल्ड किया जा सके कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा, ऑथेंटिक प्रोडक्ट होगा। हेरिटेज को जो है वहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है, जैसे कि भदोही का देखिए वो जो कारपेट वाला काम होता है। इस तरीके से लीगल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करने के लिए जो है ये जीआई टैग जरूरी है। लीगल प्रोटेक्शन इन द सेंस कि जैसे पश्मीना शॉल है, कश्मीर के लोग बनाते हैं, तो अब कहीं और के लोग ये ना क्लेम करने लगे कि नहीं पश्मीना शॉल उनका है। क्लियर। तो ये जीआई टैग के जरिए जो है लीगल प्रोटेक्शन वहां पर मिलता है। अब बात कर ले कि जीआई टैग के लिए रजिस्ट्रेशन कहां होता है, तो द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत जो है जीआई टैग जो है वो दिया जाता है इंडिया में, और ये जीआई टैग जो है वो 10 साल के लिए दिया जाता है। आफ्टर अ जीआई टैग इज ग्रांटेड द सेम इज वैलिड फॉर 10 ईयर आफ्टर विच द रजिस्ट्रेशन मस्ट बी रिन्यूड। ये रजिस्ट्रेशन जो है उसके बाद फिर से रिन्यू करना पड़ेगा, हर 10 साल के बाद रिन्यू करना पड़ता है। क्लियर। तो द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत जीआई टैग मिलता है और हर 10 साल के लिए वैलिड होता है और 10 साल बाद रिन्यू करना पड़ता है। कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो बट ऑब्वियस बात है कि जिस भी जियोग्राफिकल एरिया के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ के प्रोड्यूसर्स, वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन के एसोसिएशन है या फिर कोई गवर्नमेंट बॉडी जो है वहाँ के रीजनल प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए जो है वो जीआई टैग प्रोवाइड कर सकती हैं। क्लियर। तो जीआई टैग क्या हो गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन गिवन टू प्रोडक्ट विथ अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ऑरिजिन, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑरिजिन से ही वो प्रोडक्ट आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये टैग, ये नेम, ये सिंबल ये जो है दिया जाता है वहां के किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल ऑरिजिन के प्रोडक्ट को, जिससे कि उसकी क्वालिटी को, उसकी रेपुटेशन को जो है प्रोटेक्शन मिल सके। क्लियर। और रिकॉग्नाइज किया जा सके कि हाँ ये कहाँ का प्रोडक्ट है। पश्मीना शॉल है तो कश्मीर से आया होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। बनारसी सिल्क साड़ी है, बनारस से आया है, अच्छी क्वालिटी का होगा। क्लियर। जैसे कि अभी हाल ही में मथुरा के सांझी क्राफ्ट को, चित्रकूट के वुड क्राफ्ट को, पीलीभीत की बांसुरी को, आगरा के स्टोन और इनले वर्क को, झांसी के काठिया गेहूं को, चित्रकूट के वुड क्राफ्ट को, जौनपुर के इमरती को, वाराणसी के तबला, भरवा मिर्च, शहनाई, मेटल क्राफ्ट, म्यूरल पेंटिंग, लाल पेड़ा, ठंडाई, तिरंगी बर्फी और चिरईंग गांव का करौंदा को जो है जीआई टैग मिला है। इसी तरीके से बरेली के फर्नीचर, जरी जरदोजी और टेराकोटा को भी जो है जीआई टैग दिया गया है। तो ये जीआई टैग जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, यानी कि ये पर्टिकुलर एरिया के प्रोडक्ट को शो करता है। जिस तरीके से किसी ह्यूमन ने, किसी पर्सन ने कोई बुक लिखी तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट है, कोई टेक्नोलॉजी बनाई है तो पैटेंट वहाँ पर उसके लिए वो ले सकता है। क्लियर। इसी तरीके से वो जो है कोई नाम, लोगो, सिंबल है तो उसके लिए जो है वो ट्रेडमार्क ले सकता है। इसी तरीके से अगर किसी पर्सन ने, किसी कंपनी ने कोई डिज़ाइन तैयार किया है तो उसके लिए भी जो है उसको राइट वहाँ पर मिलता है, तो जिसको हम डिज़ाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। तो डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन इंक्लूड शेप, पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ लाइन्स और कलर कॉम्बिनेशन दैट इज अप्लाइड टू एनी आर्टिकल। कोई आर्टिकल है, कोई प्रोडक्ट है, उस पर जो भी शेप, उसका जो आर्टिकल का शेप है या कोई पैटर्न है या फिर लाइन या फिर कलर कॉम्बिनेशन का यूज किया गया है उस पर, तो उस डिजाइन के लिए भी जो है वहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वहां पर लिया जा सकता है। तो ए डिजाइन आईपीआर प्रोटेक्ट द विजुअल अपीयरेंस ऑफ अ प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझिए, एप्पल आईफोन आप सभी जानते होंगे, तो जो उसका राउंडेड रेक्टेंगल शेप है और फ्रंट पैनल डिजाइन है आईफोन का, वो प्रोटेक्टेड है डिजाइन पैटर्न द्वारा। क्लियर।
वो जो है प्रोटेक्टेड है, यानी कि उसके जैसा रेक्टेंगुलर शेप, राउंडेड और जो डिजाइन फ्रंट पैनल डिजाइन है आईफोन का, वो जो है वो कोई और कॉपी उसको नहीं कर सकता है। इट प्रिवेंट अदर फ्रॉम क्रिएटिंग प्रोडक्ट विद सिमिलर अपीयरेंस के साथ जो है कोई दूसरा उस वैसा प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि उस एप्पल आईफोन ने अपने डिजाइन को पैटेंट करा रखा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसके लिए ले रखा है। तो इसी तरीके से कोई भी अपने एस्थेटिक अपीयरेंस या फिर आई कैचिंग कोई डिजाइन तैयार किया है तो उसके लिए जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वहां पर ले सकता है। तो इट इज अ प्रोटेक्शन गिवन टू एस्थेटिक अपीयरेंस और आई कैचिंग फीचर। क्लियर? जैसे कोका कोला का एग्जांपल लीजिए, जो कोका कोला का जो बोतल है उसके लिए भी, उसको भी जो है वहां पर डिजाइन आईपीआर मिला हुआ है। इसी तरीके से जो है कार का मॉडल है उसका जो डिजाइन है उसके लिए भी आईपीआर लिया जाता है। ऑर्नामेंट्स, कोई अलग डिजाइन का ऑर्नामेंट्स जो है गहने वहां पर तैयार किया गया है तो उसका भी जो है वहां पर आईपीआर लिया जा सकता है। क्लियर? द टर्म फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डिजाइन इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स, यानी कि जो डिजाइन के लिए आईपीआर लिया जाता है वो 10 साल तक वैलिड होता है और उसको अगले 5 साल तक जो है वहां पर जो है एक्सटेंड किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है। डिजाइन आईपीआर 10 साल के लिए इनिशियली मिलता है और उसके बाद 5 साल के लिए और आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। ड्यूरिंग इट ए रजिस्टर्ड डिजाइन कैन ओनली बी यूज्ड आफ्टर गेटिंग अ लाइसेंस फ्रॉम इट्स ओनर एंड वंस द वैलिडिटी पीरियड इज ओवर द डिजाइन इज इन पब्लिक डोमेन। यानी कि जब तक जो ये 10 साल का पीरियड है और प्लस रिन्यू करवा लेता है तो 5 साल, यानी कि 15 साल का पीरियड है, उस 15 साल में जिसने उसका आईपीआर ले रखा है उसी से लाइसेंस लेकर कोई और उस डिजाइन का इस्तेमाल कर सकता है। और 15 साल जब एक्सपायर हो जाएंगे, अगर रिन्यू नहीं कराया तो 10 साल बाद, और अगर रिन्यू कराया तो 15 साल बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, उसको कोई भी यूज कर सकता है। क्लियर? तो ये डिजाइन आईपीआर का जो है टेन्योर था कि कब तक जो है ये डिजाइन आईपीआर वैलिड होता है। तो ये क्या प्रोटेक्ट करता है? इट प्रोटेक्ट कोई नया शेप बनाया है, कोई नया कॉन्फ़िगरेशन है, कोई सरफेस पैटर्न है, कोई ऑर्नामेंट बनाया है, आभूषण बनाया है, आभूषण का डिजाइन है, या फिर कोई लाइन और कलर का कॉम्बिनेशन करके कुछ जो है वहां पर किसी आर्टिकल पर अप्लाई किया है। क्लियर? which is in the finished state appeal to and are judged solely by the eye। तो जिसको जो है वो फिनिश स्टेट में है और उसको जो है आंखों से जो है वहां पर जज किया जा सकता है। तो कोई भी ऐसा डिजाइन जो यूनिक है, जो पहले से किसी और ने उसके लिए जो है डिजाइन आईपीआर नहीं ले रखा है और आपने जो है कुछ ऐसा नया शेप, कॉन्फ़िगरेशन, कोई ऑर्नामेंट या फिर कोई सरफेस पैटर्न या फिर लाइन और कलर का कॉम्बिनेशन करके कुछ आपने ऐसा शेप बनाया है तो उसके लिए कोई डिजाइन बनाया है तो उसके लिए जो है आप डिजाइन आईपीआर ले सकते हैं, जो कि 10 साल के लिए वैलिड होता है और उसके बाद 5 साल के लिए और आप वहां पर एक्सटेंड करवा सकते हैं। द रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन इन इंडिया इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द डिजाइन एक्ट 2000 एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिजाइन रूल 2001। तो इंडिया में डिजाइन एक्ट 2000 के तहत जो है डिजाइन आईपीआर वहां पर दिया जाता है और डिजाइन रूल 2001 जो है उसमें एप्लीकेबल होता है। हालांकि इसमें जो है अमेंडमेंट्स बहुत सारे हुए हैं व्हिच केम इनटू फोर्स ऑन 11 मई 2001। तो डिजाइन एक्ट 2000 एंड डिजाइन रूल 2001 ये कब फोर्स में आए? 11 मई 2001 को, जो कि पहले 1911 का एक्ट था उसको रीअपील किया इन्होंने। ठीक है? द डिजाइन रूल 2001 वाज फर्दर अमेंडेड बाय डिजाइन अमेंडमेंट रूल 2008 एंड डिजाइन अमेंडमेंट रूल 2014। तो अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है? डिजाइन अमेंडमेंट रूल 2014 और ये लास्ट अमेंडमेंट जो है डिजाइन रूल का ये 30 दिसंबर 2014 से एप्लीकेबल है। क्लियर? तो डिजाइन एक्ट 2000 एक्चुअली में मेन एक्ट था जिसके तहत जो है ये डिजाइन आईपीआर जो है वहां पर दिया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है। क्लियर? तो कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी कुछ ऐसा शेप, कुछ ऐसा डिजाइन बनाती है जो यूनिक है और उसको उसके लिए जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वहां पर क्लेम कर सकती है, जिससे कि उसको 10 साल तक का टाइम मिलेगा। 10 साल तक सिर्फ वही उस डिजाइन का इस्तेमाल कर सकती है और अगर कोई और इस्तेमाल करना चाहता है तो उससे उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा और वो 5 साल के लिए रिन्यू भी करवा सकते हैं। क्लियर? तो ये होता है डिजाइन आईपीआर। आपने सोशल मीडिया में या फिर न्यूज़ में देखा होगा कि एक ऐसा पेड़ बनाया गया है जिसमें कि अलग अलग, एक ही पेड़ है लेकिन अलग अलग टाइप के फ्रूट्स जो है वहाँ पर उसमें उगते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो अलग अलग टाइप के सीड का इजाद करते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का जो है वहाँ पर फ्रूट, अलग जो है ब्रीड पोटैटोज हो गया, हाइब्रिड वर्जन ऑफ टोमेटो हो गया, अलग अलग आप मार्केट में जाते होगे तो देखिए शिमला मिर्च भी अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलते होंगे। तो इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट को जो है वहाँ पर क्रिएट किया जाता है डिफरेंट फार्मर्स द्वारा, रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। क्लियर? तो उसके लिए भी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वहां पर दिया जाता है, यानी कि प्रोटेक्शन दिया जाता है, जिससे कि जिन्होंने नया प्लांट वैरायटी खोजा है उनको जो है वो राइट मिले और वो कुछ साल तक उसका जो है वो फायदा उठाएं।
उन्हीं के पास राइट होगा कि जो है उसको प्रोड्यूस कर सके, सेल कर सके, मार्केट कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके, वो पूरा का पूरा राइट उनके पास होता है। तो उसके लिए प्लांट वैरायटी आईपीआर यानी कि प्लांट वैरायटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वहां पर दिया जाता है। जैसे कि डेविड वेडफोर्ड थे यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में, उन्होंने जो है द हनी क्रिस्प एप्पल के नाम से जो एक नया एप्पल वैरायटी जो है उन्होंने प्लांट वैरायटी फाइंड आउट किया था। तो अलग अलग जो है क्रॉस ब्रीडिंग और सिलेक्शन के जरिए उन्होंने द हनी क्रिस्प एप्पल का जो है वहां पर उन्होंने फाइंड आउट किया था प्लांट वैरायटी, और 1991 में उनको जो है उसके लिए आईपीआर दे भी दिया गया था उस ब्रीड ऑफ एप्पल के लिए। क्लियर? तो एप्पल के भी बहुत सारे आपको वैरायटी देखने को मिलेंगे, आप मार्केट में जाइए तो अलग अलग टाइप के एप्पल देखने को मिलेंगे। तो हनी क्रिस्प एप्पल ब्रीड के लिए 1991 में डेविड बेडफोर्ड को जो है वहां पर आईपीआर दिया गया था। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे फार्मर्स है, बहुत सारे ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो अलग अलग प्लांट वैरायटी जो यहाँ पर वो डेवलप करते हैं, तो उसके लिए उनको जो है प्लांट वैरायटी आईपीआर वहां पर मिलता है। तो प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन ग्रांट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू प्लांट ब्रीडर अलाउइंग देम टू कंट्रोल द कमर्शियल यूज ऑफ देयर न्यू वैरायटी। उन्होंने कोई नई वैरायटी प्लांट की खोज की है तो उसका कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहे, उसके लिए प्लांट वैरायटी आईपीआर जो है वहां पर यानी प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन जो है वहां पर उनको दिया जाता है। दिस इंक्लूड एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस, सेल, मार्केट, डिस्ट्रीब्यूट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट द प्रोटेक्टेड प्लांट मटेरियल। तो जो प्लांट मटेरियल प्रोटेक्ट है जिसके लिए आईपीआर मिला है उस पे सिर्फ जो है वो पर्टिकुलर फार्मर या फिर ब्रीडर का जो है राइट रहेगा और वही उसको प्रोड्यूस करेगा, सेल कर सकता है, मार्केट कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। आप पोटैटो के देखिए बहुत सारे वेराइटीज आपको देखने को मिलेंगे, टोमेटो के तो अलग अलग ब्रीड के आपको टोमेटो देखने को मिलेंगे, मैंगोज में देखिए, तो अलग अलग प्लांट वैरायटी जिसने भी खोजा है उसको जो है वहां पर आईपीआर के तहत प्रोटेक्शन मिलता है, जिससे कि कुछ साल तक जो है सिर्फ वही उस प्लांट वैरायटी को प्रोड्यूस करेगा, सेल करेगा, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिससे कि उसको जो है एक अच्छा इनकम का सोर्स मिले। द प्रोटेक्शन ऑफ द वैरायटी मींस नो वन कैन सेल, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और प्रोड्यूस द सीड और प्रोपेगेटिंग मटेरियल फॉर सच प्रोटेक्टेड प्लांट वैरायटी विदाउट द रजिस्टर्ड ब्रीडर परमिशन। तो जिसने भी जो भी जिस भी ब्रीडर ने नया प्लांट वैरायटी खोजा है बिना उसके परमिशन के कोई और उसको सेल नहीं कर सकता है, उसको जो है उसकी कॉपी नहीं कर सकता है। पीवीआर यानी कि प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन डिजाइन टू इनकरेज प्लांट ब्रीडिंग व्हाइल बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ ब्रीडर, फार्मर एंड कंज्यूमर। तो प्लांट ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए ये जो है पीवीआर डिजाइन किया गया है, यानी कि प्लांट वैरायटी आईपीआर जो है वो डिजाइन किया गया है। इन इंडिया द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज इंटेलेक्चुअल property right is governed by the Protection of Plant Varieties and Farmers Right Act 2001, जिसको हम पीपीवी एंड एफआर एक्ट भी कहते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 के तहत प्लांट वैरायटी आईपीआर जो है ये जो है वहां पर जो डिफरेंट ब्रीड नया प्लांट वैरायटी जो है बनाया जा रहा है फार्मर्स द्वारा, उनको जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है। बात कर लें ड्यूरेशन की कि कितने समय तक के लिए जो है ये रजिस्टर्ड वैरायटीज जो है वो प्रोटेक्टेड रहती हैं। तो ट्रीज एंड वाइन्स का अगर कोई जो है नया प्लांट वैरायटी आया है, ट्रीज एंड वाइन्स का, तो 18 साल जिस भी दिन उनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा उससे 18 साल तक जो है उनके पास राइट रहेगा, उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। इसी तरीके से जो अदर क्रॉप्स हैं उसके लिए 15 साल तक जो है प्रोटेक्टेड रहेगा। और वहीं पर जो एक्सटेंड वैरायटीज होती हैं यानी कि जो ऑलरेडी पहले से ही मार्केट में थी, तो और ऐसे एक्सटेंड वैरायटीज जिनको सेक्शन 5 ऑफ सीड्स एक्ट 1966 में नोटिफाई किया गया है उसके लिए भी 15 साल तक का जो यहाँ पर उनको प्रोटेक्शन मिलता है। क्लियर? तो ये जो है ड्यूरेशन हो गई इस प्लांट वैरायटी आईपीआर की। क्लियर? तो इस ड्यूरेशन में कोई भी अदर पार्टी ना ही उसको प्रोपेगेट कर सकता है, ना सेल कर सकता है, ना यूज कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ पेटेंट होल्डर, यानी जिसके पास भी आईपीआर है, प्लांट वैरायटी आईपीआर है, उसके बिना परमिशन के वो कोई भी ना ही सेल कर सकता है, ना उगा सकता है, ना ही वो कॉमर्शियल पर्पज के लिए उसको बेच सकता है। क्लियर? टू रिसीव अ प्लांट पेटेंट द ब्रीडर मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट द न्यू प्लांट वैरायटी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैरायटीज। तो यहां पर क्या है कि अगर प्लांट वैरायटी आईपीआर पाना है तो उस केस में जो ब्रीडर है, जो फार्मर है, उनको ये चीज प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ उनका जो ये नया वैरायटी प्लांट वैरायटी है वो अलग तरीके का है, जो एग्जिस्ट वैरायटीज है उनसे अलग है, डिफरेंट है। आफ्टर द एक्सपायरेशन द प्लांट वैरायटी इंटर्स द पब्लिक डोमेन अलाउइंग एनीवन टू यूज एंड प्रोपेगेट इट विदाउट रेस्ट्रिक्शन। जैसे ही ड्यूरेशन खत्म होगा, जैसे ही एक्सपायरी हो जाएगी प्लांट वैरायटी आईपीआर की, उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है और उसको कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी उसको जो है
प्रोपेगेट कर सकता है और उसको मार्केट में सेल कर सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। तो प्लांट वैरायटी आईपीआर लेने के लिए जो है यहाँ पर डिफरेंट फीस जो है वहां पर लगता है। तो जैसे इसेंशियली डिराइव्ड वैरायटीज हैं तो उसके लिए अगर कोई इंडिविजुअल अप्लाई करे तो 7,000, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अप्लाई करे तो 10,000 और वहीं पर कॉमर्शियल है तो 50,000। और वहीं पर एक्सटेंड वैरायटी जो कि सेक्शन 5 ऑफ सीड्स एक्ट 1966 के तहत नोटिफाइड है उसके लिए 2,000 रुपीज लगता है। कोई नई वैरायटी का प्लांट जो है वहां पर उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं, आईपीआर लेने जा रहे हैं, तो इंडिविजुअल को 7,000, एजुकेशनल को 10,000, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट को 50,000 देना पड़ेगा। वहीं पर एक्सटेंड वैरायटी अबाउट विच देयर इज कॉमन नॉलेज, एक ऐसा कोई प्लांट वैरायटी जिसके बारे में लोगों को पहले से पता था, तो उसके लिए इंडिविजुअल को 7,000, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को 10,000 और कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट को 50,000 देना पड़ेगा। और वहीं पर फार्मर्स वैरायटी के केस में कोई भी फीस नहीं है। क्लियर, ये तो वन टाइम हो गया। इसके बाद एनुअल फीस भी जो है नियरली 2,000 रुपीज को वहां पर सभी को देना पड़ता है, एनुअल फीस। और वहीं पर जो टेस्ट होता है कि हाँ ये अलग है कि नहीं है, डिफरेंट है कि नहीं है, नया है कि नहीं है, उसके लिए भी फीस जो होती है वो एप्लीकेबल फीस वहां पर देनी पड़ती है प्लांट वैरायटी आईपीआर लेने के लिए। क्लियर, तो ये जो है बात हो गई प्लांट वैरायटी आईपीआर की, जहां पर जो फार्मर्स होते हैं, जो ब्रीडर्स होते हैं, जिन्होंने कोई नई प्लांट वैरायटी का इजाद किया है, नई सीड का इजाद किया है, उनको जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है प्लांट वैरायटी आईपीआर के तहत, जिससे कि कुछ सालों तक उसका राइट सिर्फ उनके पास रहेगा और उसको सेल करके, उसको जो है इंपोर्ट करके, एक्सपोर्ट करके, उसकी मार्केटिंग करके, कॉमर्शियल यूज करके जो है उन्हीं को बेनिफिट मिले। क्लियर, जिससे कि वो और ज्यादा प्रमोशन मिले प्लांट वैरायटी को प्रोड्यूस करने का, और डिफरेंट ब्रीडर्स जो है वो आगे आए और डिफरेंट प्लांट ब्रीडिंग पे काम करें। क्लियर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर चिप्स, जिसका यूज करके वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाया जाता है। और ये कोर कंपोनेंट होते हैं जिसके जरिए उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो भी कंट्रोलिंग, प्रोसेसिंग या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम होता है वो इस डिवाइस के जरिए होता है। तो सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन का मतलब होता है फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन अ सिलिकॉन चिप। तो एक सिलिकॉन चिप होता है, उस पर जो फिजिकल अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का, उसी को सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन कहा जाता है। क्लियर, तो इसके लिए भी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वहां पर दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। यानी कि ये जो लेआउट बनाया गया है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट का, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, इसके लिए प्रोटेक्शन दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। द लेआउट डिफाइंस द प्लेसमेंट ऑफ एंड इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लाइक ट्रांजिस्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर ऑन अ सिलिकॉन चिप। तो एक सिलिकॉन चिप होता है, उस पर ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इनका जो है इंटरकनेक्शन, इनका प्लेसमेंट जो है उसी को लेआउट कहते हैं। तो वो सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन कहलाता है। तो इसके लिए भी जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है, और उसके लिए जो है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000 के तहत जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है। SICLD एक्ट 2000 के तहत लीगल प्रोटेक्शन जो है दिया जाता है इस लेआउट डिजाइन के लिए। यानी कि जो सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट के तहत जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो एनी इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन सेटिस्फाइंग फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। तो ये नीचे चार जो है इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। कोई भी इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन अगर इस चार क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो फिर वो जो है इस एक्ट के तहत जो है उसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, जिसके बाद उसको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगा। यानी कि कोई और फिर बिना परमिशन के उसको यूज नहीं कर सकता है। पहली चीज ओरिजिनल होनी चाहिए, क्लियर, किसी की कॉपी नहीं चाहिए। दूसरी चीज डिस्टिंक्टिव, डिफरेंट होना चाहिए। तीसरी, कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम एनी अदर लेआउट डिजाइन, कोई दूसरा लेआउट डिजाइन है उससे जो है उसको अलग होना चाहिए। या फिर हैव नॉट बीन कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेड एनीवेयर इन इंडिया और इन अ कन्वेंशन कंट्री, पहले से ही उसका कॉमर्शियली जो है यूज ना हो रहा हो, या फिर इन कन्वेंशन कंट्री। कन्वेंशन कंट्री कहने का मतलब है कि ऐसी कंट्रीज जिसके साथ इंडिया का ट्रीटी है, जिसके साथ इंडिया का एग्रीमेंट है, क्लियर, जो कि सेम राइट्स जो है प्रोवाइड करते हैं इंडियन सिटीजन को। तो ऐसी कंट्रीज में भी जो है उसका कॉमर्शियली यूज ना किया गया हो उस इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन का, तो उस केस में फिर जो है उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट 2000 के तहत। क्लियर, तो उसके लिए 5,000 रुपीज का जो है रजिस्ट्रेशन फी जो है वहां पर देना पड़ता है, और 10 साल के लिए जो है वहां पर उनको आईपीआर मिल जाता है। ए पीरियड ऑफ 10 ईयर काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन or from the date of first commercial exploitation anywhere in India or in any convention country or country specified by the government of India whichever is earlier। तो जिस भी दिन से उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया या फिर उसका कॉमर्शियल यूज किया है, चाहे इंडिया में चाहे कन्वेंशन कंट्रीज में, तो तब से जो है 10 साल तक के लिए जो है उनको वहां पर आईपीआर उसके लिए मिल जाता है। क्लियर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं उसके लेआउट डिजाइन के लिए भी जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट
लेआउट डिजाइन एक्ट 2000 के तहत, जहां पर जो है उनको 5000 रुपीज देकर, रजिस्ट्रेशन फी देकर जो है उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन आईपीआर ले सकते हैं। 10 साल तक के लिए वो वैलिड होता है और वो ओरिजिनल होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, दूसरे लेआउट डिजाइन से अलग होना चाहिए और उसका जो है कॉमर्शियल यूज इंडिया में या फिर कन्वेंशन कंट्रीज में नहीं होना चाहिए। कन्वेंशन कंट्रीज यानी इंडिया का जिसके साथ ट्रीटी है, अदर कंट्रीज के साथ जिसका इंडिया का ट्रीटी है, एग्रीमेंट है और जो सेम राइट प्रोवाइड करते हैं इंडियन सिटीजन को, उनके साथ वहां पर भी जो है उसका कॉमर्शियल यूज नहीं हुआ होना चाहिए, तो ही जो है उसका जो है वहां पर आईपीआर मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।